ओके नाउ लुक हियर, अपनी परक्यूजिट्स की थियरी चल रही थी ना। परक्यूजिट्स में मैंने क्या बोला था, अपने ये कम लाइट जो दिख रहा है ना, कम लाइट, इसके अंदर जो भी परक्यूजिट्स दिए है ना, एक एक करके लाइन से खत्म करना है। तो इसमें ना अपना मेडिकल फैसिलिटी से मैंने चालू किया था, ये भी खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो सी, मेडिकल फैसिलिटीज का रूल क्या था, लुक हियर, ये चार्ट तो मैंने बताया ही था। अब है ना, ये ट्रैवल का क्या बात हुआ था अपना, बेनिफिट ऑफ ट्रैवल फुल्ली एग्जाम इफ उसका ग्रॉस टुडे इनकम अप टू 2 लाख है। अभी कैसे चेक करते हैं, तो सी, इसके लिए ना एक सम है, ये देखो ये सम है। ये सम है ना, मैंने मोटा मोटी कल डिस्कस कर ही दिया था। मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन दिखा के तुमको बताना चाहता हूँ कि वो ग्रॉस टोटल इनकम कैसे मेजर करते हैं। तो तुम लोग सॉल्व मत करना, ये बाद में घर पे कर लेना, टाइम सेव होगा। वैसे ही इस पे कल टाइम डाला था, वापस अभी सॉल्व करने आएंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा ना यार। तो मैं इसका तुमको डायरेक्टली है ना सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, क्वेश्चन इधर था, फटाफट देखते हो। बेसिक सैलरी कितना है, 12,000 पर मंथ। सो इधर रिटायर विटायर नहीं हुआ है, तो इंटू 12 1,44,000। ये तीनों चीज एक साथ देख लो। बेसिक तो टैक्सेबल है, डीए भी टैक्सेबल है, और एचआरए में रेंट पेड नहीं दिया है तो टैक्सेबल। ये तीनों चीज एक बार दिखा देता हूँ, यही देख लो। हाँ, सही है, सब इंटू 12 करके टैक्सेबल लिया है। ओके, फिर क्वेश्चन में क्या था, हाँ ये भी कल अपनी बात हो चुकी थी। ब्रदर इंडिपेंडेंट है तो मेडिकल फैसिलिटी का चार्ट कंसिडर करना कि इग्नोर। चार्ट में कब घुसते, जब पेशेंट, एम्प्लॉई, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर हुआ तो। और ये तो इंडिपेंडेंट ब्रदर है ना, डिपेंडेंट नहीं है, तो चार्ट के अंदर जाओ मत, सीधा टैक्सेबल। तो ये भी अपना बात तो हो ही चुका था, खाली देख लो। 10,000 था। हाँ, बोलने वाले बोलेंगे सर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वो सी ग्रे वगैरह में था ना, वो सिर्फ सी ग्रे विग्रे कब करते हैं, पहले मरीज तो ढंग का हो, एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, फिर चार्ट के अंदर सी ग्रे वी ग्रे करो सब। और अगर पेशेंट ही टेढ़ा मेढ़ा है तो टैक्सेबल। और फिर ये देखो, इसका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ये आउटसाइड इंडिया वाला था, तो ट्रीटमेंट का रूल क्या है, एग्जाम टू दी एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई, बताया था ना, ये फटाफट देख लो। तो इनर कॉलम में क्या आएगा बताओ, ये देखो 80,000 लेस 60,000 एग्जाम हो गया, आउटर कॉलम 20,000। फिर इसका क्या किया था हमने, कॉस्ट ऑफ स्टे, हाँ देखो इधर हिमसेल्फ था, वाइफ था और बच्चे, 3 लोग जा रहे, ज्यादा हो गया। मरीज के साथ एक जन का सहारा चाहिए, तो 2 जन ही होने चाहिए, पेशेंट एंड 1 अटेंडेंट। इधर 3 जन है, तो एक बार इनर कॉलम में तो तीनों का ही लिखना पड़ेगा ना, लेस करते टाइम रूल के हिसाब से। वो भी रूल भी क्या है, पहले जितना परमिटेड बाय आरबीआई, वो भी 2 जन का ही। तो बताओ अंदर के कॉलम में कितना आएगा, 15,000 इंटू 3 जन, लेस करते टाइम 10,000 इंटू 2 जन। ठीक है, देख लो खाली एक बार, सही किया है। 45,000 इनर कॉलम 3 जन का, और लेस एग्जाम 20,000। अब आया देखो मेन पॉइंट, ना कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। अब सी, ट्रैवल का क्या है, एग्जाम हुआ तो फुल्ली होगा, टैक्सेबल हो तो फुल्ली हो जाएगा, लेकिन ये 2.5 होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रॉस टोटल इनकम। तो सी, ऐसे में पता है क्या करना चाहिए, देखो अब मेन चीज देखो। पहले ना ट्रैवल का एंट्री पास कर दो, और इधर अमाउंट सस्पेंस में, सस्पेंस मतलब डाउटफुल है, फुल्ली एग्जाम भी हो सकता है, टैक्सेबल भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन ग्रॉस टोटल इनकम। तो अपने को भी ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, पता है कैसे निकालते हैं, देखो ये स्टेटमेंट की सब चीजों को जोड़ दो, सिवाय ट्रैवल को। ट्रैवल को तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, उसका तो फैसला कर रहे हैं, तो उसको टोटल में मत घुसेड़ना। तो ट्रैवल को छोड़ के टोटलिंग करो, बट ध्यान दो सम में और कुछ चीज बची है तो वो भी डालनी पड़ेगी। लेकिन लकीली अपने ये देखो सम के एंड में ही है, नहीं तो क्या सम चल रहा होता तो बाकी की चीजें भी डालनी पड़ती है ना।
तो इससे हमने क्या सीखा, ट्रैवल को लास्ट में रखने का। पूरा स्टेटमेंट बनाने के बाद ट्रैवल का इफेक्ट सोचेंगे। तब तक चाहिए तो है ना, ऐसे अपनी जगह बना के खाली छोड़ देना चाहिए आउटर कॉलम में, और बाकी सब चीज भी लिख दो। लेकिन बाकी सब चीज नहीं है तो अपने में इतना ही है, तो अब ये पूरे का टोटल कर दो। फिर डिडक्शन विडक्शन भी ले लो, स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब एकदम फाइनल फिगर पे आ जाओ। ये देखो, ऐसा रफ वर्क करके दिखाना पड़ता है। ये देखो क्या किया मैंने, बेसिक देखते हैं जल्दी, डीए देख देख, एचआरए देख देख, ये देख मेडिकल 10 है ना, ये 20 है ना, ये सब कॉपी किया रे, छापा है। टोटल मारा तो 271, स्टैंडर्ड डिडक्शन में लेना है। मतलब बकायदा फाइनल आंसर निकाल दो, एक्सेप्ट ट्रैवल, ट्रैवल को छोड़ दो, उसको होल्ड पे रखना। फिर ये क्या है आंसर, जल्दी बता। इसमें दूसरे हेड्स की इनकम को भी शामिल करना है। तुम लोग पता है 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है, तो ये तो सैलरी का आंसर आया, ये सैलरी का आंसर है। अब अपने को दूसरे हेड्स का सोचने का, उसके लिए क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे सम में कोई दूसरी हेड्स ऑफ इनकम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ठीक है, नील कर दूंगा। नील करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक ख्याल आना जरूरी है कि दूसरे हेड्स ऑफ इनकम भी, क्योंकि पता है ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, टोटल ऑफ 5 हेड्स। फर्स्ट लेक्चर याद है, बताया था 5 हेड्स का टोटल। तो लेकिन ये सब हेड्स में कुछ भी नहीं है तो जीरो। ज्यादा मैदा क्या इन लोग को देना होगा तो ऐसा रेडीमेड दे देंगे कि उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इतनी है, उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतना है, तो अगर बाई चांस दिया है तो ऐड कर, ऐड करने के बाद ये आंसर आएगा। जो मेरे केस में वो सेम ही रह रहा है 2,21,000, और जो भी ये आंसर को देखना है। अब अपने को नीचे नोट क्या लिखना चाहिए, पढ़ो। सिंस द ग्रॉस टोटल इनकम इज मोर देन 2 lakhs, बेनिफिट ऑफ ट्रैवल इज फुल्ली टैक्सेबल। और फुल्ली टैक्सेबल मतलब कुछ माइनस वाइनस करना है कि सीधा आउटर कॉलम, ये देखो सीधा आउटर कॉलम। 60,000 कैसे आया, है ना, दिया था 20,000 पर हेड, और कितने लोग गए थे। नहीं, इधर 2 क्यों करना है, सी एग्जाम्ड होता है ना तो 2 जन का लेस करते हैं, लेकिन एग्जाम्ड हो रहा है, टैक्सेबल हो रहा है। क्यों टैक्सेबल हो रहा है, क्योंकि उसका ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख के ऊपर है। सी 2 लाख के ऊपर होता है, देखो थियरी में क्या पढ़ाया था इधर, 2 लाख के ऊपर होता है ना। फिर एग्जाम कब होता है, 2 लाख तक हुआ तो, हाँ। फिर एग्जाम होता है तो अपने 3 जन का अमाउंट इनर कॉलम में लिख देते, फिर लेस 2 जन का करते, फिर हम लोग दिमाग लड़ाते पेशेंट एंड 1 अटेंडेंट। लेकिन एग्जामेशन दू तो ना, लेकिन मेरे सम में तो ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम है कि ज्यादा ही है, और ज्यादा है तो टैक्सेबल। और बुद्धि लड़ो ना, जो इनकम ज्यादा कमा रहा है, मतलब उसको गवर्नमेंट भी क्या बोलेगी, इतना कमा रहा है बेशरम, टिकट तो खुद की जेब से निकाल, इतना महंगा इलाज बॉस तेरे लिए कर रहा है, टिकट तो खुद की जेब से खर्च कर। वो भी देखो बॉस दे रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है, तो इट विल बी टैक्सेबल। और टैक्सेबल मतलब फिर तीनों का टैक्सेबल। ये देख 3 जन का मिला ना पैसा, 20,000 उसकी बीवी का और बेटे की टिकट का है, तो इंटू 3 60,000 फुल्ली टैक्सेबल। ये देखो आउटर कॉलम। टेल मी, अगर अपना ये आंसर 1,21,000 आता तो, बहुत कम चांस है। क्वेश्चन में इतने बड़े बड़े अमाउंट होते हैं ना, क्रॉस ही होगा अपना। बाई चांस ये अगर 1,21,000 आता, नहीं तो नीचे क्या लिखता बताओ, सिंस ग्रॉस टुडे इनकम is not exceeding 2 lakhs, benefit of travel is fully exempt but for patient and 1 attendant, वो लिखना पड़ता। फिर प्रेजेंटेशन बोलो ओरली, इनर कॉलम में 60, लेस 2 जनों का 40, इधर आरबीआई का तो टंटा है नहीं कुछ, पूरा ही लेना, लेकिन 60 में से 40 माइनस होगा 2 जन का, और आउटर कॉलम 20 आ जाता, बट 40 तो एग्जेम्प्ट होता ना। लेकिन कब ये आंसर 2 लाख या कम आता तो, लेकिन अपने केस में तो बहुत ही बड़ा आंसर आ गया, तो फुल्ली टैक्सेबल। इन शॉर्ट मुझे ये सिखाना था कि ये कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो क्या तरीका बना, ट्रैवल वाला जो आइटम है ना उसको पेंडिंग रखने का, और बाकी पूरे स्टेटमेंट का टोटलिंग कर दो, डिडक्शन तक ले लो, सब कर दो, एंड फिर चेक करो सब में कोई दूसरे हेड्स ऑफ इनकम है तो वो भी जोड़ दो।
अब आएगा अपने पास ग्रॉस टुडे इनकम, एंड फिर वो हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। ओके, तो ये हो गया अपना सम। तो ये हाँ, सी उसका डाउट क्या है, अगर उसका ग्रॉस टुडे इनकम 1,90,000 है तो 2 लाख से तो कम है ना। हाँ, उसके मन में क्या चल रहा है मैं बता रहा हूँ ना, कि ट्रैवल को ऐड करेंगे तो अमाउंट बढ़ जाएगा ना। ये तो हमने ट्रैवल के बिगर किया ना, कैसे मालूम पड़े, अरे बिगर ही किया ना। अरे पहले मैंने कैसे इसको हाइड करके इसको लिए बिगर टोटलिंग मारा था। हाँ, तो ऑब्वियसली बाद में उसको लेंगे तो टोटल तो बढ़ ही आएगा ना। बाय द वे कानून में भी कैसा लिखा है ना, ये देखो कानून में ऐसा लिखा है, ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द बेनिफिट ऑफ ट्रैवल, ऐसे लिखा हुआ है, लिटरली कानून में लिखा है, ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द बेनिफिट ऑफ ट्रैवल, मतलब ट्रैवल की आइटम को लिए बगैर उसका ग्रॉस टोटल इनकम देखो। क्योंकि सी ट्रैवल को अगर जोड़ देंगे तो आंसर अलग हो जाएगा ना। जैसे उसके माइंड में वही तो चल रहा है, अगर 1,90,000 आता लेकिन उसमें ट्रैवल को जोड़ दूंगा तो 2 लाख क्रॉस हो जाएगा। नहीं जोड़ना है, क्योंकि लॉ में क्या लिखा है, ग्रॉस टुडे इनकम एक्सक्लूडिंग द बेनिफिट ऑफ ट्रैवल, उसको छोड़ के लेना है। हाँ, उसको मिलाने के तो आंसर चेंज हो ही जाएगा ना यार, क्योंकि बाद में टैक्सेबल एग्जाम, जैसे एग्जाम भी हुआ तो 2 जन का एग्जाम हो रहा है, तीसरे का टैक्सेबल हो तो अमाउंट तो बढ़ जाएगा। तो वो नहीं देखने का, कौन सा फिगर देखना है, विदाउट ट्रैवल वाला बेनिफिट। ओके, तो बस ये जो सम है ना मैंने सॉल्व किया हुआ है, तुम लोग ये बुक में भी नोट डाउन, अरे दिख नहीं रहेगा ये बराबर, एक से है ना, कट रहा है ना प्रोजेक्टर पे, एक से एक ही सेकंड ना। ओके, तो ये वाला सम तुम लोग लिख लेना बुक में। फिर सुनो, कंटिन्यूइंग फर्दर, अपना मेडिकल का थियरी में एक पॉइंट बाकी है। सी ये वाले टेबल में तो हमने क्या देखा चार्ट में, कि एम्प्लॉय के बीमारी के लिए बॉस पैसा दे रहा है ना, लेकिन कभी कभी कंपनी वाले क्या करते हैं, बीमारी के वक्त पैसा देने में बिलीव नहीं करते, वो लोग तुम्हारा इंश्योरेंस निकाल के फ्री हो जाते हैं। इस कंपनी क्या बोलेगी, अब तो कभी ये बीमार पड़ेगा, ये बीमार पड़ेगा, सब लोग अपनी बीमारी का बिल लेके आते हो और हम आपको पैसा देते हैं, उसमें बहुत मगजमारी होता है। तो कंपनी सबका ग्रुप में इंश्योरेंस ही निकाल लेती है। सुना है मेडिक्लेम इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस। और इससे पता है कंपनी को एकदम इजी क्या हो जाता है, कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस निकाल दिया ना, हर साल इंश्योरेंस कंपनी को टाइम टू टाइम कंपनी प्रीमियम देती रहेगी। अब जब कभी भी कोई बीमार होगा ना, बॉस के पास आना मत, अपने आप इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। ये तो सोचना, अगर मैं इंश्योरेंस नहीं निकालू तो कभी ये एम्प्लॉय बीमार हो रहा है, कभी ये बीमार हो रहा है, कभी ये बीमार हो रहा है, और मैंने सबको बोल के रखा डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं हूं ना, लेकिन हर एक की बीमारी के टाइम मैं हूं ना, मैं हूं ना करके हेल्प करूंगा, तो मेरा भी तो काम बढ़ता है ना। तो मैंने बोला देखो मुझे तुम्हारी हेल्प करने की पूरी इच्छा है, लेकिन तुम्हारा मैं इंश्योरेंस ही निकाल देता हूँ ना, फिर बाद में जब कभी भी तुम्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तुमको अपने आप इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। लेकिन वो बंदोबस्त करने के लिए मुझे अपनी जेब से प्रीमियम देना पड़ेगा। इंश्योरेंस निकालते तो यू टू पे प्रीमियम, और वो मैं भरूंगा, और वो मेरा प्रीमियम भरना भी तेरे लिए बेनिफिट है। एंड वेयर देर इज मजा देर कैन बी सजा, नॉट नेसेसरी देर विल ऑलवेज बी सजा। एग्जाम भी तो होता है ना कुछ कुछ। सेंटेंस सुनो, वेयर देर इज मजा देर कैन बी सजा, बट इधर मजा क्या आ रहा है, तुम लोगों का मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, प्रीमियम तुम्हें भरना चाहिए, मैं भर रहा हूं, तो खुशी नहीं हुई। मैंने इनकम का मतलब क्या बता, आता है पैसा तो इनकम है, खर्चा बचता है तो भी इनकम है। इधर खर्चा बच गया ना, तेरे को निकालना पड़ता मेडिक्लेम, तो प्रीमियम तेरे को भरना पड़ता, लेकिन मैं भर रहा हूं, तो ये भी तो बेनिफिट है। बट ये टैक्स फ्री है, फुल्ली एग्जाम, क्योंकि आफ्टर ऑल हेल्थ के लिए किया है ना। सी बेसिकली मेडिकल को गवर्नमेंट ने पूरा एग्जाम ही तो रखा है, देख नहीं रहे हो तुम लोग। हाँ, खाली टैक्सेबल इधर हो रहा है ना, हाँ, इधर तो चलो लिमिट्स रखी है, लेकिन सब एग्जाम ही है ना, देखो ना यार। हाँ, इधर टैक्सेबल रहेगा क्योंकि ये कुछ इतना नेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लग रहा है,
एकदम जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट होता, सीरियस मैटर, तो कोई सरकारी हॉस्पिटल हॉस्पिटल भर्ती होगा या कोई बड़ी रिकग्नाइज हॉस्पिटल में, तो माफ किया ही है ना। सीरियस मैटर इधर लग रहा है रे, तो खाली यही टैक्सेबल है, बाकी सब तो एग्जेम्प्ट है क्योंकि हेल्थ का मैटर है ना। तो उस हेल्थ के लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी निकाला ना कंपनी ने, वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो ये देखो, उसमें ये चार्ट मत यूज करना। ये चार्ट कब यूज करने बैठोगे, जब कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं निकाला है, तुम्हारी बीमारी के टाइम तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल देने के लिए वादा किया हुआ है, वैसा सिचुएशन हुआ तो। अगर इंश्योरेंस वर्ड क्वेश्चन में है ना, तो फिर चार्ट वर्ड मत देखना, सीधा फुल्ली एग्जाम, सीधा फुल्ली एग्जाम। और इंश्योरेंस तो एक नॉमिनल अमाउंट होती है जो कंपनी हर साल भरती है। 500, सॉरी 500 तो नहीं, कम हो गया बहुत, 10,000, 12,000, 6,000, एक फिक्स्ड अमाउंट तुम्हारे लिए मैं भर रहा हूँ, और वो भी तुम्हारे लिए बेनिफिट है फुल्ली एग्जाम। एक सेकंड, ये पॉइंट नहीं दिख रहा होगा तुम, वो शिट यार। दिखा अभी, ये था मेडिक्लेम। लास्ट लाइन देखो, स्क्रीन कट रही है, पता है कुछ तो प्रॉब्लम है। ये तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम फुल्ली एग्जाम, ओके, फुल्ली एग्जाम्ड है। इसमें इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ये तो इंश्योरेंस निकाला है ना, इंश्योरेंस वर्ड देके समझ जाओगे, फुल्ली एग्जाम। तो ये पॉइंट बचा था मेडिकल में, अब जाके मेडिकल की पूरी थियरी खत्म, पूरा खत्म हो गया, ओके। तो ये मेडिकल का लास्ट पॉइंट था, देखो, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर इज फुल्ली एग्जाम। अब देखो परक्यूजिट्स में अपना चेकलिस्ट देखना, ये चेकलिस्ट है, अपना मेडिकल फैसिलिटी का थियरी खत्म हो चुका है। अब देखो लाइन में नेक्स्ट मैं इसको ले रहा हूँ, लीव ट्रैवल कंसेशन। सी, लीव ट्रैवल कंसेशन का मतलब देखो क्या होता है, हम लोग फैमिली के साथ हॉलीडेज मनाने जाते हैं, ओके। जैसे बच्चों का वेकेशन हो गया तो एम्प्लॉय ने क्या सोचा, चलो मैं बीवी बच्चों को कश्मीर घुमाने लेके आता हूँ, कहीं पर भी घूमने आ रहा है, तो घूमने फिरने की जो टिकट लगती है ना, टिकट, वो पैसा कंपनी दे रही है, दैट इज कॉल्ड लीव ट्रैवल कंसेशन, या फिर लीव ट्रैवल असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब हेल्प, मदद, और ये लीव का मतलब क्या मालूम है, छुट्टी लेके गया है। और ट्रैवल मतलब कोई ऑफिस के काम से नहीं, पर्सनल घूमने के लिए, फैमिली के साथ घूमने गया है। और सोच, अपने भी लेके देख, तू घूमने फिरने जा रहा है तेरे फैमिली के साथ, और टिकटों का पैसा मैं दे रहा हूँ, तो इट इज अ बेनिफिट। एंड वेयर देर इज मजा, देर कैन बी सजा, बट इस पे सजा नहीं है। इनकम टैक्स वालों को क्या लगता है यार, इतना घूमने फिरने तो देने का ना एम्प्लॉय को यार, बेचारा साल भर एम्प्लॉय जॉब करता है, नौकरी करता है, तो साल में कभी एक आध बार फैमिली के साथ कश्मीर घूम के आया, गोवा जाके आया, तो उसमें कंपनी वाले टिकट का पैसा देते हैं, तो उतना तो बनता है यार, इट्स अ बेसिक थिंग। सो वो टैक्स से माफ कर दिया। सी, गवर्नमेंट को जब लगेगा ना ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये कुछ ज्यादा ही बेनिफिट मिल रहा है, इट इज नॉट रीजनेबल, तो टैक्सेबल करती है। और इतना तो होना ही चाहिए। तुम भी सोचो ना, आज तुम लोग भी कोई एम्प्लॉय के बारे में सोचो, डोंट यू थिंक पूरे साल भर जो एम्प्लॉय जॉब करता है, साल में एक आध बार कोई फैमिली के साथ घूमने गया, तो टिकट्स का पैसा कंपनी दे रही है, तो इट इज नीडेड, इट्स नॉर्मल। ऑल्दो देर इज द मजा, बट ऑन डेज देर इज नो सजा। इट इज फुल्ली, सॉरी फुल्ली नहीं, एग्जाम, गलती से निकला, एग्जाम्ड है। अब कितना एग्जाम बताऊंगा, बट ये एग्जाम्ड है। बट खाली टिकटों का जो पैसा मिल रहा है वही, जैसे बॉस तेरा एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट तेरे को दे रहा है, क्या बोल रहा है, तू कश्मीर जाएगा ना, फ्लाइट फ्लाइट में जाएगा वो तो ठीक है, उधर 5 स्टार होटल में रुकना, वहां के भी पैसे दे रहा है, और उधर साइट सीइंग करने के लिए जो भी खर्चा लग रहा है वो भी मैं दूंगा, वो सब टैक्सेबल है। सो बी केयरफुल, खाली ट्रैवल के लिए जो पैसा मिला वो एग्जेम्प्ट है। अब कितना एग्जेम्प्ट है देखो, इसका अगेन चार्ट आएगा एक, पहले इसका सेक्शन भी है 10(5). हाँ, बाय द वे मेडिकल में भी तुमको डाउट आना चाहिए था, सर मेडिकल में कोई सेक्शन नहीं था, एक्चुअली है एक सेक्शन 17 करके, लेकिन सेक्शन 17 एक जनरल है, उसमें कई चीजों में थोड़ा मेडिकल का भी लिखा हुआ है, इट्स नॉट अ स्पेशली डेडिकेटेड सेक्शन फॉर मेडिकल। ये तो क्या, कोई बच्चा पूछ रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा, आई एम आंसरेबल टू यू, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर।
जिधर मैं सेक्शन दे रहा हूं उधर याद करो, जहां जरूरत नहीं है वहां जाने दो। लीव ट्रैवल का सेक्शन तो इतना फेमस है, याद होना ही चाहिए। 10(5). सी 10 वाले तो सारे सेक्शन पता ही होने चाहिए। तो 10(5) में लीव ट्रैवल कंसेशन इज एग्जाम। अब वो कितना एग्जाम डिपेंड्स, वो घूमने गया तो कैसे गया, प्लेन में गया कि ट्रेन में गया। मेरे को बताओ, अलग अलग साधन बताओ घूमने के। कोई फ्लाइट में जाता है, कोई ट्रेन में, कोई बस में, कोई प्राइवेट कार करके भी जाता है। ओके, तो घूमने के अलग अलग तरीके हैं। तो सुनो, लॉ क्या बोल रहा है, अगर वो एरोप्लेन में गया है ना, एरोप्लेन में नहीं तो एग्जेम्प्ट है, बट कितना, इकोनॉमी क्लास फेयर जितना भाड़ा। इकोनॉमी क्लास फेयर, सी फ्लाइट में जाते हैं ना तो ये तो इकोनॉमी क्लास होता है और बिजनेस क्लास हो सकता है। जैसे बॉस तो बहुत अमीर है, बॉस तो एम्प्लॉय को बोलेगा ये सब इकोनॉमी जैसे रद्दी क्लास में मत जाना, बिजनेस क्लास में जा, मैं हूं ना, मैं पैसे दूंगा। तो बॉस तो क्या है, शायद बिजनेस क्लास के लिए भी उसको घूमने के लिए पैसा दे देवे, तो दे। इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, पैसा बॉस को देना है वो देवे, एग्जेम्पशन तो हमें देना है। तो हम बिजनेस क्लास की टिकटों का जितना पैसा मिला उतना माफ नहीं करेंगे, इकोनॉमी क्लास जितना। ओके, और इकोनॉमी क्लास का अमाउंट थोड़ा कम है तो उतना ही माफ करेंगे। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया ना कि एम्प्लॉय फ्लाइट से घूमने गया था, तो जितना इकोनॉमी क्लास का फेयर है वो क्वेश्चन में देना पड़ेगा। अपने को कैसे मालूम, वो गोवा घूमने गया, वहां फ्लाइट की टिकट का क्या कॉस्ट है, वो सब थोड़ी अपने को जानना है। क्वेश्चन में देंगे इकोनॉमी क्लास फेयर उतना एग्जाम्प्ट है। बट ये कब, अगर प्लेन में गया तो। फिर अगर वो प्लेन में नहीं गया है, किसी और मोड से गया है, तो ये देखो ही मत कैसे गया है। फिर चेक करो वहां जाने के लिए ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं। ये देखो, रेलवे फैसिलिटी क्या लिखा है, रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है कि नॉट अवेलेबल। सी वो ट्रेन में नहीं गया होगा, वो तो प्राइवेट कार करके गया होगा। लेकिन लॉ क्या बोल रहा है, अगर तुम कोई एरोप्लेन के अलावा दूसरे मोड से गए ना, तो वी विल नॉट सी तू कैसे गया। तेरे को जैसे जाना है जा, गाड़ी करके जा, साइकिल में जा, जैसे जाना है जा, लेकिन हम लोग एग्जेम्पशन देंगे डिपेंडिंग अपॉन ट्रेन का फेयर। तो पहले चेक करेंगे वो, जैसे गोवा गया है तो गोवा जाने के लिए मुंबई से गोवा की ट्रेन है, तो क्या बोले, हाँ रेलवे फैसिलिटी है, तो है तो फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर, फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर, उतना इनकम टैक्स वाले माफ करने को तैयार है। सी इससे गवर्नमेंट को क्या लगता है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां एम्प्लॉय को घूमने फिरने का पैसा देती है ना, ट्रेन से घूमने दो, भारत सरकार की रेलवे से। रेलवे है किसका, अरे हमने ट्रेन में घूमते, इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट का है। तो इंडियन रेलवे से कोई जाता तो गवर्नमेंट को उधर ही किक मिल जाता यार। इंडियन रेलवेज, रेलवेज का धंधा बढ़ रहा है, तो इधर तो फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर जितना एग्जेम्पशन दिया। ये फ्लाइट व्लाइट क्या गवर्नमेंट की नहीं होती ना ये सब यार, तो उधर क्या इकोनॉमी क्लास फेयर जितना। लेकिन फ्लाइट में गया तो ना, अगर फ्लाइट में नहीं जा रहा है ना, तो तेरे को फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर जितना एग्जेम्पशन मिलेगा। फिर क्वेश्चन में ये मत देखना सर वो तो ट्रेन में गया ही नहीं था, अरे मत जाना यार। अपने को लेस करते ना जो एग्जेम्पशन में, उधर फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर जितना अमाउंट लेस करेंगे। ओके, बट ये क्या लिखा है, रेलवे फैसिलिटी है ही नहीं। जैसे गोवा गया है तो गोवा तो ट्रेन जाती भी है, गोवा जाती है ट्रेन, गए गोवा, हाँ। लेकिन मान लो कोई ऐसी में सी रिमोट एरिया में गया है, पता नहीं कौन से गांव में चला गया वो, फैमिली के में भी उसका कोई नेटिव प्लेस होगा जो भी है, और वहाँ ट्रेन ही नहीं आती है। तो अगर वहाँ ट्रेन नहीं जाती ना, तो अपने को ट्रेन का फेयर नहीं मिल पाएगा। और इनकम टैक्स वालों का ट्रेन फेयर उनका प्रायोरिटी है, लेकिन ट्रेन जा ही नहीं रही है तो ट्रेन का भाड़ा कैसे मिलेगा। तो ऐसे में वी विल सी रिकग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या बोलते हैं, रिकग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब बसेस, बस सर्विस। वो भी कैसी बस जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जैसे बस नीता ट्रैवल्स, ये नाम सुना अपने मुंबई में तो है ना नीता ट्रैवल्स। ऐसे कोई भी ट्रैवल्स वाली जो कंपनी है बस चलाने वाले, बट वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज होना चाहिए।
तो अगर वहां जाने के लिए कोई गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड बसेस है तो बस का फर्स्ट क्लास डीलक्स फेयर है। मैं क्या सिखा रहा हूँ, माइनस कितना करना है मन में बिठा के रखो कि पहले मैंने अंदर के कॉलम में लिख दिया है। लेस कितना करूं वो सर सिखा रहे, तो बता कितना करूं। प्लेन में गया है तो इकोनॉमी क्लास, प्लेन में नहीं गया है तो चेक करो, अगर ट्रेन वहां जाती है तो ट्रेन का ही ले लो, फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर। और बच्चों को कंफ्यूजन के लिए क्या है, 3-4 भाड़ा दे देंगे, सेकेंड क्लास एसी फेयर, 2 टायर 3 टायर, ये ट्रेन में होता है ना। अपने किसको पकड़ेंगे, फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर। फिर अगर बोला वहां ट्रेन से नहीं आती तो रिकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट क्लास डीलक्स फेयर। फर्स्ट क्लास डीलक्स फेयर मतलब बेस्ट वाला क्लास ही है, लेकिन वहां कोई बसेस भी जाती नहीं है। क्या पता कौन से गांव में गया है, ना तो ट्रेन जा रही है ना बसेस जा रही है। अभी कैसे गया गया होगा यहाँ वहां धक्के खा के लेकिन अगर कोई ट्रेन भी नहीं आती उधर और रिकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तब पता है क्या रूल है, फिर वो जहां भी गया ना उतनी दूरी के लिए इंडियन रेलवेज का क्या फेयर होता है, उतनी दूरी उतनी डिस्टेंस के लिए। जैसे मान लो मुंबई से ना कुछ 1000 किलोमीटर दूर गया है, जहां गया है वहां ट्रेन है नहीं, लेकिन 1000 किलोमीटर की दूरी पे गया है, तो इन लोग बताएंगे इस समय कि 1000 किलोमीटर के लिए यूजुअली इंडियन रेलवे का फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर इतना होता है, तो वो ले लो। मीन्स एक्चुअली उस जर्नी का ट्रेन फेयर नहीं है, वहां तो ट्रेन जा ही नहीं रही है, लेकिन उतनी डिस्टेंस। और पता है इंडियन रेलवेज होती है ना, उनका क्या किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं। तू चाहे हरियाणा जा कि गुड़गांव जा कि कोलकाता जा, इन लोग किलोमीटर्स के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो ठीक है ना, वो जा गया वहां ट्रेन नहीं जा रही है, लेकिन वो जितनी किलोमीटर दूरी पे गया है ना, उतनी किलोमीटर्स का इंडियन रेलवेज का क्या फेयर होता है वो सब में देंगे। हाँ, तुम लोग ये सब का टेंशन मत लो, सब में दिया हुआ होगा। तुम लोग खाली जानकारी रखो कि किन किन अमाउंट्स को लेस करने मिलता है। तो एक ऑर्डर बना दो, पहले प्लेन हुआ तो इकोनॉमी, और वो प्लेन हुआ तो सब में लिखेंगे ना। नहीं बोला है तो अपने ट्रेन का ही पकड़ लेंगे, फर्स्ट चॉइस ट्रेन फैसिलिटी होना चाहिए अगर प्लेन में कोई नहीं गया तो। और ट्रेन में भी कौन सा फेयर, फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर। और वो न मिले तो रिकग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट क्लास डीलक्स फेयर। और वो भी मुमकिन नहीं है तो फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर ऑफ सिमिलर जर्नी, नॉट दैट जर्नी, ऑफ सिमिलर जर्नी। ऑल दिस डेटा डोंट वरी, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अब सुनना ध्यान से, इसी मैंने क्या बोला, अगर कोई प्लेन में नहीं गया है अदर मोड से गया है तो हम लोग रेलवे फैसिलिटी का वो वाला भाड़ा लेते हैं ना, कौन सा, फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर। इतना अमाउंट हम लोग एग्जाम कर देंगे ना। लेकिन अगर वो एकदम सस्ते में घूम के आ गया ना, वो जनरल कोच में बैठ के घूम के आ गया, ट्रेन तो कम स्पेंड किया तो कम। सी ये गवर्नमेंट ने अपनी लिमिट बनाई है कि हम इतने तक माफ करने को तैयार है दोस्त। कितने तक, फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर तक, उतने तक हम माफ कर देंगे। यानी कि तेरा बॉस उतना दे देवे ना तो माफ भी कर देवे चल, लेकिन तू एकदम रद्दी तरीके से घूम के आए स्लीपर क्लास में, जनरल कोच में, रिजर्वेशन के बिगर एकदम सस्ते में जाके आए, तो अगर अमाउंट स्पेंड कम हो तो कम ही लो। हाँ, तू ज्यादा स्पेंड करेगा, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो। और लिमिट क्या है, फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर। मतलब पता है फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फेयर, स्टैंडर्ड फेयर जो मैंने भी बताया है, और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड विचर इज लोअर, ये फॉर्मूला बन गया। कंक्लूजन, पहले इनर कॉलम में लिखो कि बॉस कितना दे रहा है, वो इनर कॉलम में लिखो। फिर लेस करते टाइम स्टैंडर्ड भाड़ा जो मैंने बताया और अमाउंट स्पेंड लोअर ऑफ द टू। स्टैंडर्ड भाड़ा क्या लेना वो मैंने बता दिया था, जैसे प्लेन से गया तो इकोनॉमी क्लास, सी हर एक में मैंने ऐसा लिखा है, कंपेयर विद अमाउंट स्पेंड विचर इज लेस। ओके, फिर इधर क्या दिखेगा बताओ, ये देखो, फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर और अमाउंट स्पेंड विचर इज लेस। सी अमाउंट स्पेंड देखना ही पड़ेगा
क्योंकि इधर बेचारे इनकम टैक्स वाले फर्स्ट क्लास जितना भाड़ा माफ करने को तैयार है, और तू जनरल कोच में, स्लीपर में, विदाउट रिजर्वेशन ऐसे सस्ते में घूम के आ गया, तो तेरे तो खर्चे ही नहीं हुए, तो माफ क्यों करे उतना? इट्स लाइक अमाउंट स्पेंड कम हो तो कम लो। फिर लेकिन ये कब यूज करेंगे? अगर ये क्या लिखा, पढ़ो ना, रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल, टिक मतलब अवेलेबल है, लेकिन रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और होता है हाँ? जैसे हम लोग बचपन में बाहर गाँव जाते थे ना मम्मी पापा के साथ, तो वहाँ ट्रेन ही नहीं आती थी। राजस्थान गाँव में तो वहाँ ट्रेन ही नहीं जाती, तो होता है बहुत बार कि हम लोग जिस डेस्टिनेशन पे आते हैं वहाँ ट्रेन ही नहीं है, तो रेलवे फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। तो ये क्या लिखा है? रिकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब बस ट्रैवल्स वाले, वो अवेलेबल है कि नहीं देखो। अगर वो अवेलेबल है तो क्या आएगा बताओ? फर्स्ट क्लास, डीलक्स फेयर और अमाउंट स्पेंड विच इज लेस। रिपीट हो रहा है, लास्ट में क्या लिखा हुआ आएगा बताओ? पता है ये कैसी सिचुएशन है? ना तो ट्रेन जा रही है, ना कोई बसें जा रही है, कौन से खंडर में गया है वो, लेकिन गवर्नमेंट के हर चीज का इलाज है। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर और सिमिलर जर्नी। अब इसमें भी एक पॉइंट है, घूमने कौन जाना चाहिए? सी लीव ट्रैवल मतलब एम्प्लॉय घूमने गया ना, अब एम्प्लॉय के साथ पता चला उसका पूरा खानदान चला गया, ससुराल वाले भी आ रहे उसके है ना, बहुत लोग आ रहे हैं, और बॉस बोल रहा है टेंशन ना लो, मैं हूं ना, आप लोग घूमो, मैं सबके पैसे दे दूंगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा ना। तो सी लीव ट्रैवल का एग्जेम्पशन कब मिलेगा? जब ट्रैवल करने वाला या तो एम्प्लॉय हो, या फिर स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, इन्हीं लोगों के घूमने का पैसा मिलता है तो एग्जेम्प्ट है। और एक बात वो रियल लाइफ में भी इनके लिए ही मिलता है, कोई भी बॉस पागल नहीं है, मतलब तेरे ससुराल वाले जा रहे उसका भी पैसा ये ज्यादा हो गया ना, एक्चुअली भी इन्हीं लोगों के लिए मिलता है। किन लोगों के लिए? एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये लोग अगर घूमने गए और उनकी टिकट्स के लिए पैसा मिले, टिकट्स, हाँ माइंड यू टिकट्स, बाकी सब नहीं, तो एग्जेम्पशन है। ओके, देखिए इधर है ना एक थोड़ा लफड़ा है कुछ, बताता हूँ क्या है। ये देखो, पहले ये देख लो, जर्नी किसकी होनी चाहिए? वही जो मैंने बोला था ना, इधर ना बच्चों पे लिमिट है, मैक्सिमम 2 बच्चे। पता चला एम्प्लॉय की तो 5 बच्चों की टोली है, और पूरी टोली को ले चलो बच्चों, स्कूल की वेकेशन हो गई है, घूमेंगे, कश्मीर जाएंगे, गोवा जाएंगे, ऐश करेंगे, तो 5 बच्चों को लेके आ रहा है। तो इधर इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं नहीं यार, मैक्सिमम 2, 2 ही बच्चों की टिकटों का पैसा माफ है, 2 ही बच्चे, और वो भी इफ दी चिल्ड्रन आर बोर्न ऑन और आफ्टर 1/10/98। ये देखो, इफ दी चिल्ड्रन आर बोर्न, बड़े चिल्ड्रन का बर्थडे कब होना चाहिए? बर्थडे बर्थडे 1/10/98 या बाद। अभी तुम लोग सोचे ऐसा क्यों? बजट आता है ना सन 1998, 98 में जब बजट आया था ना, तब उन लोग ने पहली बार अनाउंसमेंट की, यार 10-10 बच्चे लेके जा रहे लोग, घूम के आ रहे, बॉस पैसा भी दे रहा है, लिमिट लगानी पड़ेगी। तो इन लोगों ने बजट में अनाउंस किया, 98 के बजट में क्या अनाउंस किया? अभी से लीव ट्रैवल के टाइम तू अगर अपने 6-6, 7-7 बच्चों को लेके जा रहा है, एग्जेम्पशन 2 ही बच्चों का मिलेगा। ओके, बड़ो रूल कब आया था? 98 में ना। तो फिर अभी पब्लिक भी क्या बोलेगी? ये पहले बोलने हमारे तो बच्चे पहले ही पैदा हो गए। हाँ, तो पुराने बच्चे नो लिमिट नहीं, क्योंकि पब्लिक बोलेगी ये 2 की लिमिट अभी डाल रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे तो पहले पैदा हो चुके हैं। अरे मतलब 98 में बजट में आया था ना, और किसी के बच्चे 1980 से पैदा हो गए, 1985 बॉर्न, तो कोई पब्लिक तो बोलेगी हमारे तो 5-6-7-8 बच्चे हैं, वो तो पहले ही पैदा हो गए। हमको पहले बोलता हो तो 2 की लिमिट का ध्यान रखते हैं ना, प्लानिंग करते फैमिली। इससे गवर्नमेंट बोलती है अरे चल ना, तेरे बच्चे ऑलरेडी पहले के बच्चे हैं ना, तो उसमें लिमिट नहीं है, अब भी ध्यान देना। अब तो हम अनाउंस करें बजट में, अब मैक्सिमम 2 ही बच्चे।
तो सी, दो तरह के बच्चे होते हैं, पुराने बच्चे और नए बच्चे। पुराने बच्चे नो लिमिट, नए बच्चे दो लिमिट, नो दो, नो दो। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है उसके 10 बच्चे, 5 पैदा हुए थे 11098 के पहले, नो लिमिट। पांचों के लिए बॉस ने पैसा दिया ना, माफ। लेकिन बाकी के 5 पैदा हुए थे ऑन और आफ्टर 11098, तो दो ही गिलेंगे। तो मतलब उसके 10 में से 7 बच्चे माफ हो गए। कैसे? 5 तो पहले गए ना। सी, इतने बच्चे होते नहीं, लेकिन तुम लोग समझो मेरी फीलिंग। कहना क्या चाह रहा हूं कि किसी के बच्चे का हैप्पी बर्थडे 11098 के पहले का है तो उसमें कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि जो हो चुका, पैदा हो चुके, और बजट बाद में है ना। इससे ऑन और आफ्टर 11098 अगर बॉर्न हुआ है तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ओके, अभी ये पता है डाउट क्या आना चाहिए? हाँ चलो, ट्विंस का भी बता दो। लुक हियर, सी, 11098 के बाद लॉ ने क्या बोला? ज्यादा नहीं होना चाहिए, हम दो, हमारे दो, तीसरा हो, टैक्स भरो। तो 2 की लिमिट आ गई। अब है ना, एक एम्प्लॉय को है ना, एक बच्चा हुआ 98 के बाद पैदा हुआ, घर में खुशहाली आई, लड़का लड़की जो भी पैदा हो, एक ही हुआ है, और 2 तक तो चलता है ना। फिर दूसरे बच्चे की ट्राई हुई, उसमें ट्विंस आ गया, तो हाय राम, लफड़ा हो गया कैलकुलेशन। अरे 11098 की बात की घटना है। एक तो पैदा हो गया था बच्चा, अब दूसरा बच्चा का प्लानिंग करने में कोई गलत तो नहीं है ना, 2 तो चलता है ना। लेकिन दूसरे की प्लानिंग में ट्विंस आ गए, तो ये 3 हो गए, लो। तो अभी उसको टेंशन है, अभी 3 का क्या होगा? कुछ नहीं, चलेगा, माफ। इसमें तेरा कसूर नहीं है, प्रकृति है। तेरा तो एक ही था ना पहले, फिर दूसरा तो तू उसी इंटेंशन से गया कि दूसरा सिंगल चाइल्ड होगा, अब ट्विंस आ गए तो उसमें तेरा क्या कसूर? तो वो तीनों सब में डालते हैं सब। तुम लोगों को लग रहा है मैं वही टाइम पास कर रहा हूँ, स्टडी मटेरियल में भी दिया है सब, कि इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज सिंगल और बाद में सेकेंड चाइल्ड के टाइम ट्विंस हो गया ना, तो वी प्लान फॉर द सेकेंड एज अ सिंगल चाइल्ड ना, बट ट्विंस आ गए तो इसमें क्या कसूर? तो फिर वो तीनों बच्चे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। नाउ आंसर, 11098 के बाद वो प्लानिंग कर रहा था, पहली ट्राई में ट्विंस आ गया। अरे 11098 किया, जो पहला बच्चा पैदा करने का प्लानिंग, उसी में ट्विंस, ले ट्विंस आ गए, तो अभी क्या खत्म? आ गया ना ट्विंस, हो गया 2। अभी इसमें तू बोल नहीं सकता अभी 2 हो गया, बोले नहीं, आई ट्राइड ओनली फॉर 1 चाइल्ड। यू ट्राइड फॉर 1 बट यू गॉट 2 ना, 2 का कोटा खत्म। इन शॉर्ट सी, पहले ही ट्विंस हो गया तो कोटा खत्म, लेकिन पहले सिंगल हुआ, फिर डबल ट्रिपलेट भी होते हैं तो चल जाता है ना। एनीवे, इतना डीपली इन लोग पूछते नहीं है, बट स्टडी मटेरियल में दिया है, और इसको लेके गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। बट ये सब नाटक कब है? अगर बच्चे ऑन और आफ्टर 11098 पैदा हुए, तो पहले जो बच्चे पैदा हुए ना, वो तो 10-10 भी है तो भी चलेगा। खैर, सब में इतने बच्चे डालेंगे नहीं, खाली पढ़ने के लिए बातें हो रही है। सी, अभी एक डाउट क्या आएगा, यार ये बच्चों की लिमिट मेडिकल में नहीं थी यार। सी, इन्हीं लोगों का मेडिकल भी था। अरे ये लोग थे ना यार मेडिकल में, ये देख, उधर चिल्ड्रन अनलिमिटेड। क्यों? मेडिकल इज अ बेसिक नेसेसिटी। बीमारी यार, कोई ऐशो आराम थोड़ी हो रहा है यार। तो उधर बच्चों के ऊपर गवर्नमेंट ने लिमिट भी नहीं डाली है। यहाँ क्या हो रहा है? मौज मस्ती, ट्रैवल, कश्मीर जा रहे, गोवा जा रहे, ऐश कर रहे, साउथ घूमने आ रहे, तो मौज मस्ती है ना। तो उधर क्या है, थोड़ा नेसेसिटी नहीं लगता है, तो उधर 2 की लिमिट डाली है गवर्नमेंट ने, खत्म। हिम्मत है तो इसका मेरे को करके बताओ, लेट मी सी, बुद्धि है क्या तुम्हारी? देखो, ये ट्राई करके बताओ, चलो आज ही फैसला हो जाएगा। ये देखो, सब नहीं सॉल्व हो रहा है, खाली इतना पोर्शन डिस्कस करना है अपने को। मुझे बताओ, इनर कॉलम में कितना लिखना है, लेस कितना करना, ट्राई करो। ये 9th वाला पॉइंट करना है, 9th वाला।
समझा क्या दिया इधर देखो, पहले असिस्टेंस मतलब समझ हेल्प मदद, एंड ट्रैवल मतलब टिकट्स के लिए मदद मिला है पैसा में, और लीव मतलब छुट्टी लेके गया है। कौन गया था? एम्प्लॉय, बीवी और कबाब में हड्डी। ये जबरदस्ती भाई बीच में घुस गया वो भी इंडिपेंडेंट है, कमाओ धमाओ भाई, बच्चा भी नहीं कोई छोटा। चलो अरे छोटे मोटे भाई भी होते हैं, कितने लोग डिपेंडेंट कमा धमा नहीं रहे, इंडिपेंडेंट ब्रदर जो भी है, इनकी प्रॉब्लम छोड़ो ना। 3 लोग घूमने गए एम्प्लॉय, वाइफ और इंडिपेंडेंट ब्रदर। तो सबसे पहले रूल क्या था? घूमने कौन जाना चाहिए? एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट, ब्रदर सिस्टर। तो ये इंडिपेंडेंट है तो नहीं चलेगा, तो फिर एम्प्लॉय और वाइफ की जो घूमने फिरने के पैसे मिले वही माफ होगा। ब्रदर के लिए तो जो मिला टैक्सेबल। तो कैसे? देखो पहले 20,000 क्या था? बड़ी क्या थी? इतना उसको मिल रहा है, ये उसको कंपनी से मिल रहा है, फील करो मिला है, लेकिन उसमें से स्पेंड कितना किया है? 15,000। वो बस से गया था, ये बस से गया था मतलब ये देखो किधर गया एक सेकंड, अपना जर्नी कैसी हुई थी उसकी? एयर मोड की अदर मोड? बस से गया ना। सी अपना जो चार्ट है ना वैसे ही सोचने का, तो चेक करना है कि वो प्लेन से गया कि अदर मोड, अदर मोड। और फिर वो बस से क्या है, छोड़ो, अदर मोड मतलब अदर मोड। तो मेरी तो कोशिश होगी फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर लेने की, वो ना मिल पाए तो मैं बस का फर्स्ट क्लास डीलक्स ले लूंगा। तो सी अमाउंट स्पेंड दिया, लेकिन फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर हाँ ये लेना चाहिए। सी मैंने ये वाला नॉलेज यूज करना सीखो, ये यूज किया। ये तो नहीं कर, ये तो प्लेन में जाएगा तो, और अपने समय बस में गया मतलब अदर मोड, और अदर मोड में पहला प्रेफरेंस फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर। और वो होगा तो सब में दिख ही जाएगा ना यार, नहीं दिया होगा तो उन लोग खुद झक मार के अपने को ये सब दे देंगे आरपीटी वारपीटी का, लेकिन दे दिया ना तो अपने ये फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन इसमें भी क्या, फर्स्ट क्लास एसी रेल फॉर अमाउंट स्पेंट विच इज लेस। तो कैसे आएगा बताओ? ये देखो डायरेक्ट मैं इसका सॉल्यूशन में बता दो, ये देखो कौन सा समझा वो? नहीं, ये देखो इधर फाइल बराबर वाला नहीं आया यार। ठीक है चलो, पहले इनर कॉलम में कितना लिखेंगे? 60,000। वो इनर कॉलम का दिख नहीं रहा है, वो 20,000 पर हेड है ना, तो 3 जन का 60,000। सी पहले तो पूरा ही लिखो, है ना, फिर लेस करते रहे। देखो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर अमाउंट स्पेंड, लेकिन फॉर्मूले में 2 जनों को ही लिया है कि फॉर्मूला एग्जेम्पशन का है, और एग्जेम्पशन जब गवर्नमेंट 2 ही जन का दे रही है, 2 कौन? वो और उसकी बीवी। इंडिपेंडेंट ब्रदर के लिए एग्जेम्पशन मिलता ही नहीं है, उसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो वो और उसकी बीवी तो 2 जन हो गए। तो सी मैंने कैसे किया है? 12,000 जो फर्स्ट एसी रेल फेयर है वो 2 जन का ही पकड़ा है, अमाउंट स्पेंड जो 15,000 था वो भी 2 जन का ही पकड़ा है। तो फिर कितना आ गया? 24 एंड 30, व्हाट इज लेस? 24,000। तो ये आ गया। और इनर कॉलम में हमने पहले लिखा था 60, वो तो तीनों का ही लिखा था, बैलेंस इन आउटर कॉलम। मतलब इन शॉर्ट खाली सम में दिखा रहा हूँ, ऐसे सब आता है। बाकी तो क्या है, तुम लोग को अगर ये इधर गया मेरा, हाँ, ये अगर चार्ट क्लियर है तो फिर उसमें कुछ रॉन्ग हो जाने ऐसा है ही नहीं, सब डेटा सब में दिया होगा। अपने को दिमाग लड़ाने की कौन सा वाला नॉलेज यूज करो। ओके, फिर ये लीव ट्रैवल की थियरी हो गई। ये देखो जैसे ही कुछ हो गया उसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, देखो ये हो गया ना ये। नेक्स्ट थियरी क्या है? लंच। अब देखो लंच फैसिलिटी का थियरी छोटा सा है। इमेजिन एम्प्लॉय को कंपनी वाले लंच का फैसिलिटी दे रहे हैं, जैसे ऑफिस में कैंटीन होगी, खाना खाता है मस्त में, ऑफिस में काम तो पता नहीं करता है, कैंटीन में आके खाना जरूर खा लेता है। तो ऐसा उसको हर दिन लंच मिल रहा है ऑफिस में। तो सी ये भी एक मजा है, एंड वेयर देयर इज मजा देयर कैन बी सजा। लेकिन इसको गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री रखा है। खाने पे क्या नजर मारे यार, बेचारा एम्प्लॉय भूखा है यार, पूरे दिन ऑफिस में काम करता, भूख लगती है, खाना खाया यार।
ठीक है, मुफ्त में खाना मिलना एक मजे की बात है, लेकिन हर मजा पे सजा तो नहीं हो सकता, ये बेसिक चीज है। इससे गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट रखा है, बट 50 रुपीज पर मील, 50 रुपया पर मील। एक थाली 50 वाली, एक थाली 50 वाली हो गई तो ठीक है, लेकिन पता चला उसकी कंपनी में एकदम, बोलते ना, एकदम कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन वगैरह, थाई फूड, एकदम अच्छी क्वालिटी का फूड मिल रहा है, एक थाली 150 वाली है, तो तुझे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। फिर गवर्नमेंट से रहा नहीं जाएगा, देन इट विल बी टैक्सेबल। 50 रुपया पर मील तक एग्जेम्प्ट है। और सी, ये 50 रुपया पर मील है ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्वेश्चन है, बोलेंगे उसने पूरे साल में 200 दिन फोकट में खाना खाया। 200 दिन, सुना है साल 365 डेज का होता है, साल तो 365 डेज का होता है ना, लेकिन हर रोज उसने कैंटीन में नहीं खाया होगा, घर से बीवी टिफिन भी देती होगी कभी कभी। लेकिन लेट्स अज्यूम क्वेश्चन में दिया है 200 दिन मुफ्त में खाना खा गया, तो क्या करेंगे? इंटू 200 करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे, उसको 150 रुपीज वाली थाली मिलती थी, तो 150 वाली मिलती थी और 200 दिन खा गया, तो 150 इंटू 200, 30 ईयर ना, 150 इंटू 200, 30 ईयर, वो अंदर के कॉलम में पटक देना। फिर लेस एग्जाम 50 रुपया इंटू 200 डेज, तो 10,000 आ गया। इन शॉर्ट मुझे ये बोलना, तो जो 50 रुपीज पर मील है ना, वो फिक्स्ड अमाउंट है, उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई सेक्शन वेक्शन नहीं है। सी, मैं बता दो, एक बात सुनो, ये जितने भी परक्यूजिट्स है ना, मेजॉरिटी नियम रूल 3 में दिया हुआ है। एक रूल 3 करके है, उसमें मोस्ट ऑफ द परक्यूजिट्स का रूल लिखा हुआ है। जैसे लंच का 50 रुपया बोला ना, वो रूल 3 में दिया हुआ है। तुम लोग पता है रूल क्या होता है? मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुमको बताया था, कानून की 2 मोटी किताब है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो जो रूल वाली किताब है ना, उसमें सेक्शंस नहीं होते, रूल्स होते हैं, तो उसमें रूल नंबर 3 है, उसमें सब परक्यूजिट्स के बारे में भर भर के थियरी दिया हुआ है। तो उसमें लंच का भी बोला हुआ है कि कैंटीन में लंच वंच मिलता है तो 50 रुपया पर मील एग्जेम्प्ट है, रूल नंबर 3 में लिखा है। लेकिन तुम लोग को ये याद नहीं रखना है, ये तो क्या, मैं तो सर हूं तो बताना पड़ता है ना यार, ये तो तुम लोग भी सोचोगे कभी सर बता दे कभी नहीं बता दे, ऐसा थोड़ी है। हर चीज का कुछ ना कुछ सेक्शन या रूल होता है ना, ये सब रूल मैंने थोड़ी गवर्नमेंट ने बनाया, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि रूल 3 है। लेकिन तुमको मैं जो याद करने बोलूँ वही करना, इसमें कुछ मत याद करना, खाली 50 रुपया याद कर लो, खत्म, 50 रुपया पर मील। लेकिन इसमें शर्त है, अगर कंपनी की ऑफिस में लंच मिल रहा तो, मीन्स कंपनी के कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए तो ही, या फिर सुनो, अगर कंपनी के कैंटीन नहीं है तो कंपनी उसको लंच वाउचर्स दे रही है। लंच वाउचर्स, वाउचर्स मतलब कूपन की तरह होता है। इस कंपनी सुनो क्या बोल रही है, देख हमारी ऑफिस में तो जगह ही नहीं है कैंटीन बनाने की, लेकिन तू टेंशन ना ले, खाना मिलेगा। बाजू में एक रेस्टोरेंट है, उसके साथ हमारा टाइप है, बाजू में एक रेस्टोरेंट है उसके साथ हमारा टाइप है, तो उन लोग को ये वाउचर दिखा रहा, वाउचर मतलब कूपन है, तेरे को फ्री में खाना मिल जाएगा। ऐसा है तो भी चलेगा। मीन्स या तो कंपनी की खुद की कैंटीन हो, या कैंटीन नहीं है तो कोई रेस्टोरेंट के साथ टाइप हो और उसको वाउचर दे के दिया है, तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब सोचो, बॉस बोलता है देख मेरे पास ना तो कैंटीन है, ना मेरा कोई रेस्टोरेंट वालों से टाइप है, अभी तेरे को भूख लगता है ना ज्यादा, तो रेस्टोरेंट में खा के बिल दिखा देना, पैसे दे दूंगा, देन इट इज टैक्सेबल। फिर ये आउट ऑफ द वे जाके हो रहा है ना, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। चलो कैंटीन है तो कैंटीन तो खाने के लिए बनी, हर कोई खा रहा है खाना, और कोई रेस्टोरेंट से टाइप भी कर दिया है, तो टाइप इज फॉर ऑल एम्प्लॉइज। लेकिन मेरे पास कैंटीन भी नहीं है, कोई रेस्टोरेंट से टाइप भी नहीं है, मेरा कोई स्पेशल एम्प्लॉय को बोलता हूँ तू खाना का पैसा देता हूँ, खाना का पैसा देता हूँ, तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ किसी एम्प्लॉय को, देन इट विल बी टैक्सेबल। तो ये देखो, खत्म हो गई थियरी, इतनी सी है। ये देखो, लंच सब में मालूम कैसे बढ़ेगा, इन ऑफिस है लिखा होगा, वाउचर है लिखा होगा,
सिर्फ ऐसा दिया, देखो रेस्टोरेंट बिल्स रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। रेस्टोरेंट बिल्स तो इन ऑफिस तो नहीं बोला, रेस्टोरेंट बोला है ना, और वाउचर वर्ड भी नहीं लिखा है, तो अदरवाइज समझ के फुल्ली टैक्सेबल। क्योंकि सी ये दो चीज हुई ना, ट्रस्ट में लिखा हुआ आएगा। और इन लोग ये भी बोलेंगे कितने दिन फोकट में खाना खाया, 200 दिन 300 दिन बताते हैं, क्योंकि अपने को मल्टीप्लाई करने को लगेगा ना यार, ये 50 को भी इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 50 तो अपना रूल वाला है, क्वेश्चन में भी दिया होगा। उसको 100 रुपया पर मील की वैल्यू का खाना मिला है, मतलब जिस तरह का खाना फोकट में खा जाता है ना, उसका वैल्यू 100 रुपया है। वो देता ही नहीं है, फोकट में खा रहा है, लेकिन उसका वैल्यू 100 रुपया है, तो मजा तो 100 का है, लेकिन 50 रुपया एग्जाम बैलेंस टैक्सेबल। सी उसका डाउट किया, अगर कैंटीन में सब्सिडाइज्ड मील मिला है, यू नो सब्सिडाइज का मतलब क्या, सस्ते में मिल रहा है। जैसे उसकी कैंटीन में ऐसा है ना, 200 रुपए वाली थाली है, तेरे को 10 रुपए में मिल रही है, 200 रुपए वाली थाली 10 में मिली, तो मजा कितने का? कॉमन सेंस लगा ना यार, 200 वाली थाली का 10 रुपया देना पड़ा, तो 190 का मजा है। और 190 का मजा तो इनर कॉलम में 190 माइनस 50। सी हमेशा अपने को बेनिफिट की एंट्री पास करनी है। हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, तो स्टेटमेंट में हम लोग हमारी खुशियों की लिस्ट बना रहे हैं। नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इनकम, खुशियां, फायदे, मजा। तो 200 वाली थाली का तेरे को 10 देना पड़ा, तो फायदा तो 190 का है ना, तो एंट्री 190 की पास करना। इसको बोलते हैं सब्सिडाइज्ड लंच। सब्सिडाइज्ड मतलब सस्ते में मिल गया, तो ठीक है ना, डिफरेंस का एंट्री पास करना। बट वो 190 लिख के बाद में लेस कितना होगा? इनर कॉलम में 190 करके एंट्री आ जाएगा, इंटू नंबर ऑफ डेज, माइनस 50 रुपीज इंटू नंबर ऑफ डेज, बैलेंस आउटर कॉलम में। ये लंच हुआ है। यस, नहीं ये इसका ही तो सेक्शन का बोला था, रूल नंबर 3। सी अभी मैं पूरी परक्यूजिट की थियरी में कॉमन में सुन लो, अगर मैं कोई स्पेसिफिक सेक्शन ना कहूं ना, रूल 3। क्योंकि जितने भी परक्यूजिट का डिस्कशन हो रहा है तुम लोग के सामने, इट्स ऑल गिवन इन रूल 3 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो ये मान के ही चलना, इवन इफ आई डोंट से एनीथिंग, ओके। लेकिन सी ये खाना है, ऑफिस में चाय नाश्ता मिलता है ना, वो एग्जेम्प्ट है। नहीं तो गवर्नमेंट चाहे तो ये भी बोल सकती है, रोज ऑफिस में 3-3 चाय पी लेता है फ्री का, शाम को बॉस सैंडविच भी खिलाता है आप लोग को, रिफ्रेशमेंट क्या बोलते हैं इसको। तो देखने है तो मजा आ रहा है ना उसको, ऐसे गिनती करने बैठे ना, रोज 3 चाय फ्री की मिलती है, एक चाय 10 रुपए वाली है, ऐसे ही हिसाब लगा रहा हूँ, तो ऐसे मजा तो आ ही रहा है, फोकट में मिलता है तो मजा ही है ना। लेकिन ये मजा कोई इतना बड़ा नहीं है यार, इतना तो बेसिक है ना, तो वो एग्जेम्प्ट है। ये दो क्या लिखा है, रिफ्रेशमेंट्स मिले, रिफ्रेश होने के लिए चाय, सैंडविच, वड़ा पाव, समोसा, रिफ्रेश होने के लिए, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ये तो बकायदा खाना है, ओके। खत्म होगी लंच की थियरी। ये देख जैसे ही कुछ खत्म होता है ना, उसको हाईलाइट करेंगे, तो लंच को हाईलाइट कर, हो गया है। मेडिकल हो गया, लीव ट्रैवल हो गया, लंच हो गया। सी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ू ना, तुम लोग पीछे का एकदम पकड़ के रखना, ऐसे नहीं कि हम आगे जाए पीछे का छूट गया सब, इसलिए रिवाइजन कम करना पड़ता है। अगली चीज, हिम्मत है तो बताओ ये क्या चीज है? पढ़ के तो बता दिया, मतलब क्या? इंटरेस्ट बेनिफिट क्या होता है? यस, इधर लोन बॉस से लिया है तूने, और बॉस इतना दिलदार है, बॉस बोलता है तू लोन ले, चुका देना, ब्याज की चिंता ना कर, मेरे को इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मांग ही नहीं रहा इंटरेस्ट। अरे बड़ी बात है, आज लोन लेने जाओ मार्केट में, लोग लोन लेते हैं तो लोन चुकाना पड़ता है, वो तो ठीक है, ब्याज भी तो भरना पड़ता है, इंटरेस्ट। लेकिन अगर बॉस बोल रहा है तू यार मेरा एम्प्लॉय, तेरे से क्या इंटरेस्ट लूंगा, तेरे को कितना चाहिए, 10 लाख चाहिए, रख, चुका देना जब चुकाना है, इंटरेस्ट भी नहीं लूंगा। तो इधर बेनिफिट क्या, मतलब लोन इज नॉट अ बेनिफिट, लोन चुकाना पड़ेगा, लोन इज अ लाइबिलिटी। और हम लोग स्टेटमेंट में ना इनकमों की लिस्ट बना रहे, उधर लोन मत लिख देना कभी,
कितने लोग तो ये भी ले, बॉस ने 10 लाख का लोन लिया, वाह अरे वाह क्या है, चुकाना पड़ेगा वो, तो उसकी एंट्री मत पास करना। लेकिन लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट का सुकून मिला, वाह इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ा, इंटरेस्ट का रेट देंगे सब में, कि मार्केट में लोग बाग 10% ब्याज चार्ज कर रहे मार्केट रेट, तो फिर वो मार्केट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, फिर सोचो वाह इतना इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ता लेकिन मुझे नहीं देना है, तो एक खुशी है, तो ये मजा होता है। सो मजा इज नॉट लोन, इंटरेस्ट इज अ बेनिफिट। सी मैं क्लेरिफाई क्यों करा, कितने सम के अंदर है ना, तुझे लोन का भी आंकड़ा दिखेगा, इंटरेस्ट का भी इंफॉर्मेशन दिया होगा, लोन का भी। और आधे लोग तो कुछ समझने बिना क्या करते हैं, लोन का फिगर भी लिख देते हैं। अरे थोड़ा कॉमन सेंस लगा, स्टेटमेंट में हम लोग है ना इनकम्स की लिस्ट बना रहे हैं, लोन क्यों लिख रहा है, लोन तो लिया है चुकाना है, लोन लाइबिलिटी है, ओके। बट इंटरेस्ट की एंट्री पास करना, बट एंट्री पास करते टाइम टैक्सेबल लो कि एग्जाम लो, तो क्या लग रहा है, कोई छोटी मोटी चीज है कि बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। हाँ चलो, बॉस अगर 20,000 तक का लोन देता है, 20,000 फिक्स्ड अमाउंट है, कितना, एंड फिर उसमें बोलता है 20,000 रुपया चाहिए, ये लेना, दे देना आराम से वापस, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं चाहिए तेरे से, अरे तो इधर बेनिफिट तो मिला ही ना। बेचारा गरीब एम्प्लॉय तो सोचेगा बॉस ब्याज मांग लिया, ब्याज मांग लेगा, लेकिन बॉस ने बड़ा दिल रख के क्या बोला, मेरे को इंटरेस्ट नहीं चाहिए। और 20,000 तक के लोन का अगर बॉस ने इंटरेस्ट छोड़ दिया है तो इट इज टैक्स फ्री, क्योंकि इतनी तो बॉस होने के नाते मदद करेगा ही ना यार। आज अगर थोड़ा बहुत पैसा चाहिए तो बॉस से लोग मांगते ही है ना, और 20,000 तक ही है, तो उसमें इंटरेस्ट की अगर बचत हो रही है तो एग्जेम। ये दो क्वेश्चन में ऐसा देंगे, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर 12,000, एन एम्प्लॉयर डिड नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। क्या बोला, लोन बॉस से लिया 12,000, फिर बोलेंगे बॉस इंटरेस्ट नहीं मांग रहा है, लिखते इंग्लिश में, इंग्लिश में आते सब, हाँ। लेकिन मार्केट में लोग बाग 10% ब्याज चार्ज करते हैं। सी ये क्यों बता रहे, तेरे को एहसास देने के लिए क्या फायदा हुआ है तेरे को। अगर बॉस भी बुक्कड़ की तरह ब्याज मांगता ना, तो 10% के हिसाब से कितना देना पड़ता, और 12,000 का 10% 1200 ये देना पड़ता। लेकिन शुक्र मान के बॉस नहीं मांग रहा है, तो फायदा कितना हुआ, 1200, तो 1200 को बोलते इंटरेस्ट बेनिफिट, बड़े एग्जेम्प्ट है। मतलब मुझे 1200 की एंट्री पास करनी है, मतलब या तो मैं 1200 अंदर के कॉलम में लिख के पूरा माइनस करके डैश कर दूंगा, या फिर सीधा डैश। लेकिन मैं 1200 के पीछे क्यों लगाऊं, क्योंकि 12,000 तो लोन है, वो तो चुकाना ही है। अरे कोई ऐसा थोड़ी बोलता है ये नहीं मत दे, तो गिफ्ट हो गया ना यार, और गिफ्ट की थियरी बाद में आएगी हाँ? अरे बॉस ऐसा बोले 12,000 रख ले, नहीं दे नहीं चाहिए मेरे को, तो गिफ्ट ही हो गया ना यार। ये गिफ्ट नहीं है, बॉस ने देके ये बोला चुकाना पड़ेगा, तो वो लोन इज नॉट एन इनकम, और उस पे जो इंटरेस्ट है वो इनकम है। लेकिन उसको डैश कर देना अगर लोन की साइज 20,000 है। लेकिन अब देखो बॉस ऐसा बोला है, एम्प्लॉय ने बोला सर मेरे को घर लेना है, 25 लाख रुपए की जरूरत है, तो 25 लाख रुपया, तो बॉस ने भी दिल पे पत्थर रख के कैसे तैसे जुगाड़ करके मदद तो कर दिया। लेकिन बॉस ने क्या बोला, यार इस पे थोड़ा तो इंटरेस्ट देगा ना यार, 25 लाख का लोन दिया है, और बॉस ने बोला चल मैं तेरे से 2% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, मार्केट में तो 10% रेट चल रही है, मैं तेरे से 2% चार्ज करूंगा। अरे कॉमन सेंस से हिसाब लगा, ये देखो लोन मिला है 25 लाख का, बहुत बड़ी हेल्प हुई है। मार्केट में रेट क्या है, 10%, और बॉस 2% मांग रहा है, बॉस बोलता है 2% तो दे देगा ना बॉस। तो टेल मी, पहले बेनिफिट निकालो क्या हुआ है, मतलब मार्केट में 10% ब्याज है, अपने को दो ही देना डिफरेंस, 8% की खुशी हुई, कैलकुलेट कर 8% कितना है, 25 लाख के लोन पे 8% कितना आया,
2 lakhs, तो ये 2 lakhs को क्या बोलेंगे? बेनिफिट। 2 लाख का मजा मिला और इस पे सजा भी है। इट इज टैक्सेबल, बहुत फुल्ली टैक्सेबल। 2 लाख की हेल्प मिली यार, मजाक थोड़ी है। सॉरी, लोन कितने का है? 25 लाख का है, छोटा लोन थोड़ी है। हाँ चलो 20-1 हजार का लोन होता, 20 या कम, 20 या कम, 20,000 या कम, तो फिर इग्नोर, मतलब फिर तो बातें कैलकुलेशन में मत करो ना, डैश कर दो सीधा। अरे मतलब सिंपल, पहले क्वेश्चन में लोन का अमाउंट देख, 20,000 एक कम है तो एंट्री पास करके डैश कर दे। चाहे बॉस ने टोटल फ्री कर दिया हो इंटरेस्ट कि थोड़ा बहुत चार्ज कर रहा है, एग्जेम्प्ट, डैश ही कर दो उसको। इफ लोन अमाउंट इज 20,000 और लेस, लेकिन क्वेश्चन में लोन का अमाउंट दिखा 50 या लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तब अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और फिर कैलकुलेशन के पूरा आउटर कॉलम, सी इधर एग्जेम्प्ट होगा तो पूरा होगा, टैक्सेबल होगा तो फिर पूरा ही हो जाएगा। लेकिन वो डिसाइड कैसे करेंगे? लोन की साइज। सी मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, इंटरेस्ट का आंकड़ा मत देखना, लोन का अमाउंट देखना। लोन छोटा है, स्टेटमेंट में डैश कर दे। लोन बड़ा है तो पूरे बड़े लोन पे कैलकुलेशन कर, कैलकुलेशन करने आएगा। जैसे मार्केट में 10% चल रहा है, बॉस 2 ही मांग रहा है, वहां 8 का फायदा, तो 8% निकालना और उसकी एंट्री भी पास करना आउटर कॉलम में, फुल्ली टैक्सेबल। ये इंटरेस्ट की थियरी है। देखो लुक हियर, ये देखो क्या लिखा, पढ़ो। पहले लोन का फिगर देखो, 20,000 है तो फुल्ली एग्जाम, बट एग्जाम लोन एग्जाम नहीं है, लोन तो इनकम ही नहीं है। सेंटेंस बट इंटरेस्ट का जो सुकून मिला ना, उस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं मारेगी। नहीं तो इसको भी लेके बैठ जाओ ना गवर्नमेंट, अरे 5,000 का लोन मिला है तो क्या है, तेरे से बॉस ब्याज नहीं मांग रहा है, तो बॉस ब्याज मांगता, तेरे को भरना नहीं पड़ा, तेरी सेविंग्स होगी, उस पर भी टैक्स भर। लेकिन नहीं है, चिंदी हो जाएगा ना बहुत यार। लेकिन लोन का अमाउंट तो इट विल बी टैक्सेबल, ओके। और फुल्ली मतलब पूरा, फिर ये मत देखो 20,000 तक का लोन कट कर दो, नहीं। लोन अगर 10 लाख 12 लाख है तो पूरे लोन का कैलकुलेट करना। लेकिन कैलकुलेट कैसे करोगे? मार्केट रेट माइनस जो बॉस रेट चार्ज कर रहा है। ये देखो मार्केट रेट का भी मतलब है, देखो ये देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो रेट चार्ज करती है ना, उसको मार्केट का बेंचमार्क मानते हैं। सी ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे बैंक है, लेकिन भारत सरकार की फेवरेट बैंक, सब बैंकों का गॉडफादर एसबीआई। ऐसे तो मेन गॉडफादर आरबीआई है, लेकिन आरबीआई पब्लिक के साथ लोन वोन के कामकाज में नहीं लगती, वो बड़े बड़े काम करती है। पब्लिक लोन के लिए जाती है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उसमें एसबीआई मेन हेड है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट है ना, वो बोलते हैं प्रॉपर मार्केट रेट है। तो ये क्या किया, माइनस क्यों किया है? तो मालूम पड़ेगा ना। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन्स का 10% रेट चार्ज करते हैं और बॉस बोलते हैं तू 2% ही देना यार, तो 8% का बेनिफिट हुआ ना यार, और वो मल्टीप्लाई करना पूरे लोन पे। ऐसा नहीं कि 20,000 को अलग करके बैलेंस पूरा, द मोमेंट यू सी द लोन इज मोर देन 20, पूरा ले लेना। ये देखो कुछ चीजें ना सब में देख के और क्लैरिटी आती है। देखो ये ट्राई करना, ये सब में शायद है कि नहीं, एक सेकंड ना। हाँ ये ट्राई करो, चलो हिम्मत है तो आंसर दो, चैलेंज, ओपन चैलेंज करके दिखा, चल। सी मैं जब पढ़ा तो ना, मेथड पे ध्यान दो, तरीका मैंने क्या सिखाया था बताओ? सुने ही नहीं ना, तो मतलब सुने ही नहीं थे ना। पहले लोन का साइज देखो ना, काम इजी हो जाता है। पता चलो कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठ गए, लोन है ही 20,000 का, अरे 20,000 तक का लोन है तो डैश करना है। तो ये चेक करो, लोन 20,000 तक है कि ज्यादा है, तो डैश करना है कि कैलकुलेशन करना है? कैलकुलेशन करके अमाउंट डालना है। अब करो कैलकुलेशन। 8% एसबीआई रेट, मतलब ये मार्केट में इतना रेट चल रहा है और हमारा बॉस इतना दिलेर है, वो 2% ही मांग रहा है, तो खुशी है ना। तुम लोग फायदा फील भी करना चाहिए, ऐसे फालतू में क्यों टैक्स भरे? मजा फील हुआ तो सजा कन्विंसिंग लगता है ना।
तो डिफरेंस क्या है, 8% का 2%, डिफरेंस कितना है? तो ये देखो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 2%, तो 6% हो गया, तो कितना आया? 4,000 फुल्ली टैक्सेबल। स्टेटमेंट में लिखोगे कैसे, प्लीज बता दो पूरा। पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखे इंटरेस्ट बेनिफिट, ब्रैकेट में वर्किंग दिखा देना। अमाउंट कॉलम में सीधा, आउटर कॉलम में 4,500, सीधा आउटर कॉलम में फुल्ली टैक्सेबल। ओके, और कोई कोई लोग ये हरकत करते 75 में से 20 तक, तो नहीं नहीं, द मोमेंट इट इज मोर देन 20 फुल्ली कंसिडर, पूरे को लेना है। ज्यादा में ज्यादा इधर क्या है 75, तो उनके बोले 15,000 होता तो कैलकुलेटर को साइड में रखो। हाँ, एंट्री लिखेंगे इंटरेस्ट बेनिफिट डैश, ब्रैकेट में लिख देना बिकॉज द लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड 20,000, इट्स अ पेटी लोन। क्या बोलते, इट्स अ पेटी, मामूली सा लोन है, तो उसमें इनकम टैक्स वाले नजर नहीं मार रहे, एग्जाम डैश। अब सुनो, इसमें एक्सेप्शन है। इमेजिन एम्प्लॉय को कोई भयंकर बीमारी हुई है, कैंसर हो गया है, टीबी हो गया, टीबी, ऐसा कोई सीरियस बीमारी है, और उस इलाज के लिए एम्प्लॉय बॉस को बोल रहा है, बॉस मेरे को 12 लाख रुपया दे दे, उधार दे दे, मेरा कैंसर का इलाज है। और कैंसर में ट्रीटमेंट महंगा होता है, सुना है, कीमोथेरेपी वगैरह क्या क्या होता है। तो किसी स्पेशल डिजीज के लिए बॉस ने उसको लोन दिया है, तो इधर गवर्नमेंट कभी भी टैक्स नहीं मारेगी, चाहे बॉस ने उसको 50 लाख का भी लोन दिया है ना, ये बोल के कि इंटरेस्ट माफ है तेरा, फुल्ली एग्जाम। क्यों? क्योंकि इट इज फॉर सम सीरियस डिजीज। अरे लॉ में लिखा है, ये देखो पढ़ो, इफ लोन इज फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, डिजीज मतलब छोटा मोटा सर्दी बुखार वायरल हो गया, वो नहीं, एकदम डेंजरस बीमारियां है। अब वो कौन कौन सी बीमारियां डेंजरस है अपने को नहीं पढ़नी है, वो भी कानून में दिया हुआ है, लिस्ट दिया है, लेकिन बच्चों को पढ़ना नहीं होता है। लेकिन कुछ डेंजरस बीमारियों की लिस्ट है, उन बीमारी के लिए अगर बॉस ने तेरे को लोन दिया तो वो 20,000 से बड़ा हुआ तो भी चलेगा, उसको भी डैश कर देना। ओके, समझा है? तो बताओ इसका आंसर बताओ, चलो। नहीं, सब में नहीं है, वो तुम्हारी बुक में है, क्वेश्चन में देखो, वो मास्टर प्रॉब्लम दिख रहा है तुम लोगों को बुक में, ये दो पेज नंबर 7 देखो, पेज 7, पेज 7 देखना, उसमें 7वां पॉइंट देखो, पेज 7 में पॉइंट भी 7 है, पढ़ो क्या लिखा है। इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर 8 lakhs फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। पहले अपने को इधर खुशी कितनी हुई मालूम है क्या? 8 लाख को खुशी मत मानना, 8 लाख तो कर्जा है, ठीक है, तकलीफ के टाइम मिल गया है, चुकाना भी पड़ेगा ना। मजा किसका? इंटरेस्ट का। वो देखो इंटरेस्ट फ्री लिखा है, फ्री मतलब इंटरेस्ट देना ही नहीं है यार। आज बैंक के पास जाके लोन लेता ना, तो बैंक तो इंटरेस्ट चार्ज कर देती, लेकिन बॉस मांग ही नहीं रहे, तो इंटरेस्ट इज माय बेनिफिट। और ये छोटा मोटा है कि अच्छा खासा है, 8 लाख का लोन है, लेकिन नजर मत लगा इस पे, बीमारी के लिए है, कोई सीरियस बीमारी के लिए, तो इसको टैक्सेबल करना है कि एग्जाम। तो इसकी एंट्री बताओ कैसे, स्टेटमेंट बनाएंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट बेनिफिट, अमाउंट कॉलम डैश, सीधा डैश, ब्रैकेट में बिकॉज द लोन इज फॉर स्पेसिफाइड डिजीज। ओके, वही सब में देखना, अगर स्पेसिफाइड डिजीज नहीं लिखा होता, ऐसे ही लिखा होता फॉर बेटी की शादी, 8 लाख का लोन लिया बेटी की शादी के लिए, और इंटरेस्ट फ्री मतलब बॉस इंटरेस्ट कितना मांग रहा है, ये देखो इधर देखो, फिर बॉस 0 मांग रहा है, फिर एसबीआई का रेट सब में देना पड़ेगा, और मान लो एसबीआई का रेट दिया 9%, इस समय 0 क्यों लिया बताओ? क्वेश्चन में क्या लिखा? फ्री, इंटरेस्ट फ्री मतलब इंटरेस्ट फ्री हो गया, समझता है ना? तो 0 इंटरेस्ट है, और मार्केट में अगर 9% है, तो 9 माइनस 0 9%, किस पे कैलकुलेट करेंगे?
8 लाख, तो 8 लाख का 9% आएगा और वो टैक्सेबल होता। वो कब, अगर स्पेसिफाइड डिजीज नहीं दिया होता तो सी मैक्सिमम क्या हो सकता सब बता दिया है। ओके, खाली स्पेसिफाइड डिजीज हुआ ना तो ज्यादा दिमाग मत लड़ाना, सीधा उसको डैश ही कर देना। ओके, तो ये इंटरेस्ट बेनिफिट की थियरी हुई। हर जगह देख रहे हो कुछ ना कुछ आंकड़ा याद रखना है। लंच में क्या था, 50 रुपया पर मील। इंटरेस्ट में लोन फिगर नॉट इंटरेस्ट, लोन फिगर शुड बी 20,000 और लेस तो एग्जाम, या फिर कोई स्पेसिफाइड डिजीज का लोन होना चाहिए तो डैश, वरना टैक्सेबल। अगली चीज क्या है, टेल मी, इन सबको परक्यूजिट क्यों मिल रहे हैं, बोल रहे हैं क्यों, तुझे महीने की सैलरी तो मिलती ही है, ये एक्स्ट्रा चीज है। हर महीने पगार का चेक मिल रहा है वो तो है ही, ये ऊपर से एक्स्ट्रा है, अभी तो इनको बोलते हैं परक्यूजिट्स। अब देखो, एजुकेशन फैसिलिटी मींस, इमेजिन करो तेरे को हर महीने का पगार तो मिल रहा है, ऊपर से एजुकेशन के लिए सुविधा मिल रही है, तेरे बच्चों की पढ़ाई वगैरह वगैरह। तो सी इसके लिए क्या रूल है, लो किया सिंपल हिसाब है इसका, चेक करो किसको एजुकेशन मिल रही है, एम्प्लॉई को, चिल्ड्रन को, कि दूसरे फैमिली मेंबर को। तो सी एक एक करके बताता हूँ। बॉस ने एम्प्लॉय को बोला, क्या तेरे को कंप्यूटर आता ही नहीं है, पागल है क्या, कंप्यूटर जैसी चीज नहीं आती है, क्लासेस ज्वाइन कर, क्लास ज्वाइन कर कंप्यूटर की, फीस के पैसे मैं दूंगा। तो बॉस पैसा दे रहा है किसको सिखाने के लिए, एम्प्लॉय, तो एजुकेशन हो रही है एम्प्लॉय की, तो क्या होगा, टैक्सेबल के एग्जाम, एग्जाम। माना कि एम्प्लॉय को फोकट में कंप्यूटर का क्लास ज्वाइन करवा दिया, देखने जाए तो इधर फायदा तो हो ही रहा है ना, कंप्यूटर की क्लास की फीस तेरी जेब से भरना पड़ता तो, लेकिन बॉस दे रहा है तो मजा तो है, लेकिन इस पे टैक्स नहीं आया क्योंकि बॉस अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। बॉस भी स्वार्थी है, बॉस क्या सोचता है, इसको पढ़ाऊंगा तो मेरे ही काम आएगा, इसको कंप्यूटर की क्लासेस करवा लूंगा तो सीख सिखा के आएगा तो मेरे को ही ऑफिस में काम आएगा ना। तो बिकॉज इधर बॉस का खुद का स्वार्थ इन्वॉल्व है, इससे इनकम टैक्स वाले एम्प्लॉय को टैक्सेबल करना उचित नहीं समझते। एम्प्लॉय तो आर्ग्यू कर लेगा, मेरे को कंप्यूटर सीखने का शौक नहीं था, मेरे को तो पसंद भी नहीं है, कंपनी ने क्लास करवा दी, बराबर बोल सकते हैं ना। इसलिए गवर्नमेंट बोलते चल जान दे, ये चीज टैक्स से माफ है। और सिर्फ कंप्यूटर क्लास एग्जाम्पल है, बहुत कुछ हो सकता है। बॉस उसको बोलेगा तू पूरे दिन ऑफिस में रहता है, तो एक काम कर, पार्ट टाइम एमबीए कर ले। और पार्ट टाइम एमबीए में क्या है, सैटरडे संडे कॉलेज जाना पड़ता है, इवनिंग में होता है, पार्ट टाइम एमबीए भी होता है। मेरे कितने पहचान वाले लोग पार्ट टाइम एमबीए करते हैं, तो बॉस ने बोला तू पार्ट टाइम एमबीए कर, पैसा मैं दे दूंगा ना, तो ये भी एग्जाम। अरे इन शॉर्ट, कंप्यूटर क्लास हो के पार्ट टाइम एमबीए हो, अगर एम्प्लॉय को सुख मिल रहा है एजुकेशन का, तो समझ जाओ उसमें बॉस का ही स्वार्थ है। और इसमें एम्प्लॉय को बोलेंगे मजा आया बोल के सजा करेंगे तो सही नहीं है, इसलिए ये फुल्ली एग्जाम्ड है। अरे यहाँ तक कि कभी कभी एम्प्लॉय को फॉरेन भेजते ट्रेनिंग के लिए, जैसे एम्प्लॉय को बोला तेरे को 10 दिन जर्मनी जाना है, एम्प्लॉय तो पागल हो गया, जर्मनी, और क्यों, ट्रेनिंग। अरे बड़ी बड़ी कंपनियां कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए भेजती है, लेकिन जर्मनी जाने मिला ट्रेनिंग वेनिंग तो मजा आया ना, जर्मनी भी गया, ट्रेन होके भी आया, इट्स अ मजा। बट ये सब चीज गवर्नमेंट टैक्स से माफ कर रही है, क्योंकि जब एम्प्लॉय को एजुकेशन मिल रही है ना, मतलब समझ जाओ बॉस का खुद का स्वार्थ है, और उसमें एम्प्लॉय को टैक्स मारा तो कोई एम्प्लॉय झगड़ के गवर्नमेंट को बोल भी देगा मेरे को शौक नहीं था, कंपनी लोग कर रहे हैं, तो इसलिए उसको एग्जाम करना पड़ता है। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन, अब है ना चेंज हो रहा है एग्जाम्पल, अभी तो एम्प्लॉय पढ़ रहा था ना, अब बॉस ने बोला एम्प्लॉय तू तो कभी पढ़ा नहीं, अनपढ़, बच्चों को तो पढ़ा, भर्ती कर स्कूल में, उनकी एजुकेशन का मैं देख लूंगा। तो अगर बच्चों को एजुकेशन मिल रही है तो एग्जाम 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, 100 नहीं, इधर 1,000 है। सी अलाउंस में 100 क्यों रखा था, अलाउंस क्या टाइम पास में होता, अलाउंस मतलब वो सैलरी के अंदर आता है, जरूरी नहीं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, वो तो महीने का फिक्स्ड अमाउंट बांध के पगार के अंदर घुसेड़ के हर महीने दे देते, पता चला बच्चे पढ़ भी नहीं रहे होंगे,
वो तो एजुकेशन के नाम का 100 माफ कर दिया था, अलाउंस होता है तो। लेकिन ये सही में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि परक्यूजिट कब होता है, देखो हर महीने पगार दे दिया है, फिर एडिशनली कर रहे हैं, मतलब सच में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा अमाउंट रियलिस्टिक रखा है, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड एंड नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तेरे 4 बच्चे पढ़ ही रहे ना, ठीक है 4 बच्चे अच्छा नहीं होता है, लेकिन सच में पढ़ रहे, तो उनकी एजुकेशन के लिए 1000 पर मंथ पर चाइल्ड तक एग्जाम है। बट बॉस की खुद की स्कूल हुई तो, या फिर बॉस की खुद की स्कूल नहीं है तो उसका कोई स्कूल में टाई अप होना चाहिए। सी इसमें लॉजिक क्या होना, जब बॉस की खुद की स्कूल है तो तेरे बच्चे क्या, मेरे हर स्टाफ का बच्चा फ्री में पढ़ता होगा, तो इट्स अ बेनिफिट विच इज यूनिफॉर्मली अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉइज, इट्स नॉट स्पेशली डन फॉर यू। बराबर ना, जैसे बॉस की खुद की स्कूल ही है, जैसे कोई स्कूल का नाम ले लो ना, रायन इंटरनेशनल, रायन इंटरनेशनल स्कूल है, वो मेरी स्कूल है, तो मेरे एम्प्लॉय लोग को तो क्या बोलूंगा, तुम लोग को बच्चों को भेजो ना, फ्री में पढ़ेंगे यार, तो वो नॉर्मल लगता है, इट इज एग्जाम, बट 1000 पर मंथ पर चाइल्ड उतना ही एग्जाम होगा। तो सी इन लोग ऐसा बोलेंगे, बॉस की स्कूल में ना ऐसे तो 1200 की फीस है, जो भी बच्चा आता है ना महीने का 1200 फीस देना पड़ता है, एम्प्लॉय के बच्चों के लिए फोकट है। अरे तो 1200 क्वेश्चन में दिया होगा यार, समझना, मेरी स्कूल है रायन स्कूल, रायन इंटरनेशनल स्कूल, और मेरी स्कूल की महीने की फीस 1200 है, मतलब पब्लिक को 1200 रुपया लेता हूँ, स्कूल मैंने खैरात में नहीं खोली है पैसा कमाने के लिए, तो बच्चों से 1200 रुपए की फीस है हर महीने की, लेकिन मेरे एम्प्लॉय के बच्चों के लिए फ्री है, तो मजा क्या आया, 1200 का एजुकेशन फ्री में, मीन्स एम्प्लॉय भी क्या सोचेगा, नसीब के हम लोग इसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, नहीं तो बाहर वाले बच्चों को तो हर महीने 1200 देना पड़ रहा है, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं देना पड़ रहा, तो 1200 का बेनिफिट है। सी बेनिफिट कैलकुलेट करने आता है नहीं, कॉमन सेंस है, तो 1200 का बेनिफिट है, क्योंकि उतनी स्कूल की फीस है, लेकिन तेरे को फ्री में मिल गया, तो क्या करोगे, 1200 में से 1000 माइनस, और ये 1200 पर मंथ पर चाइल्ड है, तो इंटू मंथ्स 12 करना पड़ेगा, इंटू जितने भी चिल्ड्रन है, और लेस कर देना 1000 इंटू मंथ्स इंटू जितने भी चिल्ड्रन है, इधर 2 की लिमिट भी नहीं है, बट कंडीशन क्या थी, खुद की स्कूल कॉलेज होनी चाहिए, या फिर टाई अप, जैसे बॉस बोलते देख अपना कोई स्कूल वूल तो नहीं है, हाँ क्लासेस है मेरी क्लासेस, लेकिन अभी तेरे बच्चे 11वीं में 10वीं में, तो अपने यहाँ पे स्कूल वूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो मैंने कोई स्कूल कॉलेज से टाई अप करके रखा है, और टाई अप करके रखा है तो मेरे एम्प्लॉय के बच्चे वहां फ्री में पढ़ के आते तो भी चलता है, कि एक बार कोई स्कूल से हमारा टाई अप हो जाता ना, फिर तो कोई खास एम्प्लॉय जाएगा कि सब लोग जा रहे, सब लोग जा रहे, तो वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अब सोच, मेरी ना तो खुद की स्कूल है, ना मेरी किसी स्कूलों के साथ टाई अप है, मेरे खास एम्प्लॉय को बोला तेरे बच्चों को तो पढ़ाऊंगा ही मैं, उनको भर्ती कर दे कोई अच्छी स्कूल में, रिसीट दिखाना मैं पैसा दे देगा तेरे को, तो वो टैक्सेबल है। फिर ये तो स्पेशलाइज्ड सर्विस है यार, खुद की स्कूल होना तो हर एम्प्लॉय का बच्चा पढ़ रहा है, टाई अप है तो भी हर एम्प्लॉय का बच्चा पढ़ रहा है, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल। तो ये देखो रूल क्या है, पढ़ो, पहले तो 1000 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम है, वो भी इफ मतलब कंडीशन है, एम्प्लॉयर ओन स्कूल और एम्प्लॉयर का टाई अप होना चाहिए, एटसेट्रा क्यों लिखा, कि स्कूल पकड़ के मत जा, कॉलेज भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट भी, कोचिंग क्लास भी हो सकती है, खुद की होनी, जैसे मेरी कोचिंग क्लास खुद की है ना, तो मेरे एम्प्लॉय के बच्चे सीए इंटर के बैच में फ्री में पढ़ते हैं, तो एग्जाम हो जाता है। अरे स्कूल डजन मीन के स्कूल ही होने चाहिए, स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी है वो खुद का हुआ ना, तो एम्प्लॉय के बच्चों को फ्री में मिला तो एग्जाम है, बट पूरा नहीं है, 1000, तो पहले देखने का बाहर वाले कितना पैसा देते हैं, लेकिन एम्प्लॉय को फ्री हो गया तो 1000 तक माफ है, बैलेंस विल बी टैक्सेबल। अब इधर गेस करो क्या होगा, अब बॉस क्या बोल रहा है, यार तेरी वाइफ को भी कंप्यूटर नहीं आता है ना, उसको भी सिखाना, क्या कंप्यूटर, मैं दूंगा ना पैसे, ये ज्यादा हो गया, वाइफ
नहीं नहीं, मजा तो एम्प्लॉय को है ना, वाइफ तो उसी की है। नहीं नहीं, एम्प्लॉय की बीवी को कंप्यूटर क्लास करवा दिया है, एम्प्लॉय की बीवी को पार्ट टाइम एमबीए करवा दिया है, और उसके लिए बॉस पैसा दे रहा है। बॉस बोलता है तू टेंशन ना ले, तेरी बीवी पढ़ेगी, अच्छा लगेगा मेरे को, उसका पैसा दे रहा हूँ। तो मतलब इनकम टैक्स वाले भी क्या बोले, ज्यादा हो गया, बात बीवी तक पहुंच गई है। अब ठीक है, बॉस थोड़ा पागल जैसा लग रहा है, लेकिन बॉस ने जो भी पैसे उड़ाए हैं कंप्यूटर की क्लासेस के, एमबीए के, वो एम्प्लॉय के लिए मजा मान के सजा, इट विल बी टैक्सेबल। सी, बात वाइफ की नहीं, एनी फैमिली मेंबर, किसी दूसरे फैमिली मेंबर को क्या जरूरत है। सी, लॉजिक है, बच्चे तो बच्चे, बच्चे नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा, और एम्प्लॉय को पढ़ाया तो खुद का स्वार्थ था मेरा, तो इधर माफ करना स्वाभाविक है। लेकिन दूसरे फैमिली मेंबर, तेरा भाई पढ़ेगा, तेरे ये अंकल पढ़ेंगे, तेरे दादाजी को भी क्लास करवा दे, ये तो मतलब ये कुछ अबनॉर्मल लग रहा है ना। And जैसे ही कुछ अबनॉर्मल साउंड किया तो फुली टैक्सेबल। और अमाउंट की चिंता मत करो, इन लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो अमाउंट देना क्वेश्चन बनाने वाले का टेंशन है, वो देंगे, अपने को सीधा आउटर कॉलम में पटकना है। ये क्या था, एजुकेशन, खत्म। इतनी इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। चलो एक से जल्दी, क्या खत्म हुआ इधर, एजुकेशन फैसिलिटी। ये ईसॉप सुना है कभी, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉइज स्टॉक, स्टॉक मतलब शेयर्स होते हैं, ऑप्शन, ओपी मतलब ऑप्शन, ओ और पी दोनों मिला के ऑप्शन होता है। फिर स्कीम, यू नो स्कीम में क्या होता है, तू जिस कंपनी में नौकरी कर रहा है वो कंपनी अपने शेयर्स तेरे को सस्ते में अलॉट कर रही है। जैसे मान लो मैं रिलायंस हूँ और तुम लोग मेरे एम्प्लॉयज हो, और रिलायंस के शेयर मार्केट में शेयरों के भाव मान लो 100 रुपया है, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 रुपया शेयर का मार्केट प्राइस है इन स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन मैंने एम्प्लॉय लोग को बोला तुम्हारे लिए इश्यू कर रहा हूं मैं शेयर इश्यू, तुमको खाली 5-5 रुपया ही देना है पर शेयर, मार्केट रेट 100 रुपीज पर शेयर, और तुमको देना है सिर्फ 5 रुपया। और इसमें भी कंपनी क्या बोलती है, ऑप्शन है, नहीं चाहिए तो मत ले। अब तुम लोग बोले नहीं कौन लेगा, नहीं लेने वाले होते, कोई कोई लोग क्या बोलते हैं, 100 रुपए का शेयर का 5 तो देना पड़ेगा ना, मेरे पास तो 5 रुपया भी नहीं है। बराबर, सिर्फ फ्री में मिल रहा है तो कोई ले भी ले, लेकिन इधर सस्ते में मिल रहा है ना, तो कितने चिंदी लोग तो ये भी बोलते हैं अरे होगा शेयर मार्केट में 100 रुपए का भाव, मेरे को 5 रुपया तो देना, 5 है ही नहीं मेरे पास, नहीं चाहिए तो मत लेना, जबरदस्ती थोड़ी, ऑप्शन, नाम क्या था, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन। बट लेट्स थिंक पॉजिटिवली, एक एम्प्लॉय बोलता है वाओ शेयर मार्केट में 100 रुपए का रेट चल रहा है, मेरे को 5 ही रुपया देना है, मेरे को चाहिए शेयर्स, और उसने बोला मेरे को है ना 500 शेयर दे दो, हिसाब लगा जल्दी, अरे एक शेयर का मार्केट प्राइस 100 है और एम्प्लॉय को 5 में दिया, एक सेकंड वर्डिंग सुनो, 100 इज FMV, 5 रुपीज इज इशू प्राइस, इशू प्राइस समझ, इशू प्राइस डिफरेंस कितना है, 95 को सुकून मिला, वाह। मतलब ये सोचो स्टॉक मार्केट में लेते तो 100 रुपए का खर्च हो जाता, कंपनी अपने को 5 में दे रही है, ये क्यों, क्योंकि हम उस कंपनी के एम्प्लॉई है, उसका फायदा है। तो 95, एंड लेट्स अज्यूम उसने 500 शेयर्स खरीदा, तो मल्टीप्लाई कर कितना आया, 47,500 फुल्ली टैक्सेबल। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, क्यों माफ करेंगे, कुछ ज्यादा ही फायदा हो गया, लोग शेयर मार्केट में शेयरों से करोड़पति बन गए, तेरे को ये शेयर जैसी चीज मस्त सस्ते में मिल रही है, इट इज नॉट अ बेसिक एंड मामूली चीज, इट्स अ बिग बेनिफिट, ये हमको माफ करना परवड़ेगा नहीं। सी, मेरे में तो छोटा आंसर आया था, रियल लाइफ में लगाओ 10-10-12 लाख का बेनिफिट आ जाता है। जिससे सच में रिलायंस के शेयर्स का देखो ना, तो रिलायंस के शेयर का मार्केट वैल्यू 100 रुपया थोड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी मार्केट वैल्यू वाला सस्ते में मिलता है, और एक्चुअल लाइफ में बहुत बड़ी बेनिफिट मिलती है लोगों की, और उतनी गवर्नमेंट माफ करना परवड़ेगा नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते, ज्यादा हो जाएगा। चलो खाना पीना हेल्थ तो क्या है, बेसिक है ना यार, ये बेसिक है कि एक्स्ट्रा है,
तो इट विल बी टैक्सेबल। मतलब इसमें कुछ करना नहीं, खत्म होगी थियरी। अगर सब में ऐसा दिया कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉय होने के नाते सस्ते में शेयर अलॉट हुए अंडर द स्कीम कॉल्ड इसॉप्स, और उसने 100 की भाव वाले शेयर का 5 रुपया दिया और इस तरह से 500 शेयर ले लिए, तो बस हिसाब लगा के आउटर कॉलम में डाल देना। ये देखो मैंने इसका फॉर्मूला बना दिया, पढ़ो। एफएमबी माइनस इशू प्राइस। मेरे एग्जाम्पल में 100 एफएमबी थी, इशू प्राइस 5 था, डिफरेंस पकड़ा इनटू नंबर ऑफ शेयर मैंने जो 500 लिए थे, और टैक्सेबल। अरे इसमें कुछ है नहीं चार्ट वाट कुछ, खत्म होगी थियरी है। मिला ही है ना। सी बेनिफिट का मतलब कैसी, तेरी जेब में पैसा आया तो फायदा है, और तेरा पैसा बचा वो भी फायदा है। अब तूने शेयर तो शौक से खरीदा ना, तेरे को जबरदस्ती नहीं था, और लेकिन यही तू शेयर मार्केट से खरीदता 100 देना पड़ता ना, तेरे को 5 देना पड़ा, 95 बचा ना। मनी सेव्ड इज ऑल्सो इनकम। नहीं ठीक है ना। सी उसका कहने का मतलब क्या है, ईसॉप में शेयर इशू होता है ना, फिर उसका स्टॉक मार्केट में भाव थोड़ा गिर सकता है, वो कैपिटल गेन्स पे उसका इफेक्ट आएगा। सी शेयर का भाव उतर जाता है तो दुख क्या होता है, यार मैं बेचूंगा तो नुकसान होगा, लेकिन शेयरों का बेचना ये तेरा पर्सनल ट्रांजैक्शन है, उसका बॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। तूने ईसॉप में शेयर लिया, अब तू आगे जाके मार्केट में बेचेगा, जो भी करेगा उससे तेरा कैपिटल गेन बनेगा। यू नो कैपिटल गेन नाम का भी हेड है, उसमें शेयर मार्केट में शेयर वेयर जो बेचते हैं ना वो सब आता है। तो उसका डाउट क्या है उनमें, ईसॉप में शेयर लेने के बाद शेयर का भाव उतर गया तो ठीक है ना, शेयर का भाव उतरा तो बेचने में तेरे को घाटा होगा, तो दिखा ना कैपिटल गेन में लॉस दिखा। लेकिन अभी अपने को क्या देखना चाहिए, आज की तारीख में तो 100 की चीज का 5 दिया ना, तेरे को तो 95 का फायदा मिला ना, तो टैक्सेबल। सी इनकम टैक्स को थोड़ा ब्रॉडर सेंस में लो, ये तो मैंने पहले ही बोला था ना। ये मत सोचो कि कुछ पैसा जेब में आए तो ही टैक्स भरूंगा, नॉट नेसेसरी। पैसा आवे कि कुछ भी हो, मजा आया ना तो टैक्स आ सकता है। तभी तो मैं बोलता हूँ वेयर देर इज मजा देर कैन बी सजा, और ईसॉप वाले मजा पे देर इज अ सजा। ये ईसॉप की थियरी समाप्त। अगला क्या है देखो, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। सी गिफ्ट दोस्ती यारी रिश्तेदारी में मिलता तो इफॉस में पढ़ाया था। बॉस अगर गिफ्ट दे रहा है तो इनकम फ्रॉम सैलरी, बट 5,000 तक एग्जेम्प्ट है। ठीक है, बॉस एम्प्लॉय को बहुत बार कोई उसके हैप्पी बर्थडे वगैरह में गिफ्ट देता होगा, तो अगर 5,000 तक है तो एग्जेम्प्ट है। वो भी गिफ्ट में रुपए मत दो, कोई चीज दो, इट शुड बी इन काइंड, या फिर गिफ्ट का वाउचर दे दो। वो लिफाफे में 1100 रुपया डाल के दे दिया तो टैक्सेबल। अरे कैश भी देते ना, तो कैश है तो मतलब इनकम ही है वो उसका, तो टैक्सेबल। लेकिन बॉस ने बोला तेरे लिए मैं आईफोन लाया हूं, ये रहा गिफ्ट, तो ये ज्यादा हो गया ना। बट इट इज इन काइंड, एग्जेम्प्ट बट 5,000 तक। तो आईफोन का वैल्यू क्वेश्चन है, बोलेंगे 80,000 है, 1 लाख रुपया है, लेकिन उसमें से 5,000 लेस, बैलेंस टैक्सेबल। और इधर वो जस्वी वगैरह मत करना। क्या था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में था ना, कि ऐसी चीजें ही होनी चाहिए, वैसी चीजें होनी चाहिए, इधर कुछ नहीं है। इधर तो बॉस तेरे को कुछ भी लाके देवे, कोई पेंटिंग लाके दे दिया, कोई घड़ी दे दिया, रिमोट कंट्रोल दे दिया कुछ भी चीज दी ना तो 5,000 तक लेस, बैलेंस टैक्सेबल, बट कुछ चीज होनी चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या है, बॉस बोलता है इसको क्या चीज दूं गिफ्ट में, इसको क्या पसंद है मुझे आइडिया ही नहीं है, तो वाउचर दे देता है। नहीं वाउचर, अरे अपने नहीं करते। अरे जैसे अभी मैं किसी को गिफ्ट देने का मूड में था, लेकिन मेरे को समझ नहीं रहा था क्या करूं, तो जारा से वाउचर ले लिया। अरे जारा कपड़ों की दुकान है ना, तो उन लोग से वाउचर बना लिया, और वाउचर मतलब एक कार्ड जैसा होता है, गिफ्ट वाउचर दे दो तो भी चलेगा, रोकड़ा मत देना। क्योंकि सिर्फ वाउचर देते हैं ना, तो फिर वो वाउचर से उसको कोई वस्तु खरीदनी पड़ेगी। जैसे जारा क्लोथिंग अपैरल का वाउचर है, तो उसको जारा की दुकान में जाके कपड़े लेने ही पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट या तो कोई चीज ला के दो या वाउचर दो, वो भी 5,000 तक है तो माफ है, बैलेंस टैक्सेबल। लेकिन अगर रोकड़ा दे दिया
एनवलप में नोट डाल के तो फुली टैक्स है। नोट को भी लिटरली मतलब जीपे कर दिया, एम्प्लॉयर बोल रहा है हैप्पी बर्थडे डियर एम्प्लॉय, जीपे कर दिया इधर, तो जीपे भी मनी है ना, मनी दिया तो टैक्सेबल, फिर तो 100 रुपया दिया तो भी टैक्सेबल। फिर इतना 100 देगा नहीं, कहने का मतलब इधर 5000 का रोल नहीं है। फिर ये देखो इधर चार्ट कैसा था इसका, पढ़ो क्या लिखा है, एग्जेम्ड अप टू ₹5000। सी इतना बड़ा क्यों लिखा है, ताकि तुम लोग छापो, दिमाग घुसा डालो अंदर। 5000 5000 हो गया याद, 5000। पता है तुम लोग के मन में क्या चल रहा है, इतने सारे अमाउंट्स आ गए हैं। इसीलिए तो मैं ना हर लेक्चर टेकअप लेता ही हूँ, और उसमें तुम लोग सिंसियरली मेरा साथ दोगे ना तो याद हो जाएगा। नहीं तो अगर मैं टेकअप नहीं लूँ, रिवाइज का वो नाटक नहीं करूँ, वो सब नहीं करूँ, ओके सम खुद को ट्राई करने नहीं दूँ, तो ये सब बात तो थोड़े थोड़े सब गायब हो जाएगा। लेकिन अपना चैलेंज ही क्या है कि हर चीज को एंड तक रिफ्रेश करके रखना है। तो 5000 तक एग्जाम है, लेकिन इन काइंड होना चाहिए या फिर वाउचर, इट शुड नॉट बी इन मॉनेटरी फॉर्म। ओके, ये गिफ्ट की थी, ये छोटी छोटी थियरी है। गिफ्ट के पहले क्या था, देख दे ईसॉप सा, वो उसका चार्ट नहीं था, इसे दिख नहीं रहा है। रिवर्स है, देखो रिवर्स, गिफ्ट के पहले ईसॉप, फिर ये था, फिर उसके पहले ये था, उसके पहले ये था, उसके पहले ये था, उसके पहले ये था। अरे रिफ्रेश भी करते रहना पड़ता है। तो गिफ्ट की थियरी खत्म, अरे मिटा दी गिफ्ट की थियरी खत्म। okay. फिर ये देखो नेक्स्ट थियरी क्या है, हाउस की थियरी है। फिर उसके बाद अब है ना सब बड़े बड़े परक्यूजिट्स हैं, इनको टच करना अभी चालू तो कर देंगे, खत्म नहीं होगा। हाउस की थियरी थोड़ी बड़ी है, एक सेकंड को थोड़ा प्लान करने दो कुछ, एक सेकंड ये चीज हो जाएगा। देखो लुक हियर, एक चीज हो सकती है छोटी थोड़े, जो अवेलेबल टाइम है उसमें, क्या मालूम है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। एक सेकंड ना, आंख बंद करो। सी यूज ऑफ मूवेबल एसेट मतलब क्या मालूम है, तुमको कोई एसेट दिया है यूज करने, यूज वर्ड पे स्ट्रेस क्यों हो रहा है मालूम है, रखने को नहीं दिया है, यूज कर वापस ले लूंगा। जैसे कंपनी ने उसको लैपटॉप दे दिया है, ये सब सुनी हुई चीज है। कंपनी ने लैपटॉप दिया है तो एम्प्लॉय खुश है, वाह बॉस ने मुझे लैपटॉप दे दिया है, लेकिन यूज करने के लिए है। जब तू जॉब छोड़ेगा तेरे को वापस लौटाना पड़ेगा। ओके, एनसी पर्सनल, एक बार दिया तो कुछ भी करेगा ना वो, लैपटॉप में ऑफिस का काम भी करेगा, खुद पर्सनल काम भी कर सकता है, कुछ भी करेगा। लेकिन उसको एक लैपटॉप दे दिया है, सी बात लैपटॉप की नहीं, कुछ भी हो सकता है। थियरी का नाम क्या है, मूवेबल एसेट यूज करने मिला है। और मूवेबल ही क्यों मालूम है, क्यों इमूवेबल तो घर होता है, और घर की थियरी अलग से पढ़ानी पड़ती है बच्चों को। तो अगर घर अलग हो गया तो बाकी सब मूवेबल हो गया ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉस बोलता है, यार मैं जापान गया था, वहां से वीडियो कैमरा लाया हूं, देख मस्त है यार, चाहिए तेरे को, चाहिए, चल यूज कर, यूज कर, संभाल के यूज करना, वापस ले लूंगा। तो एम्प्लॉय तो खुश हो गए, जापान का वीडियो कैमरा यूज करने में सुकून मिलता है। किसी और की चीज यूज कर, जैसे मैंने बोला ये फोन यूज कर, 2-3 साल यूज कर, तो मजा आ गया ना इसे। किसी और की चीज यूज करने में अच्छा तो लगता है, हाँ ठीक है वापस लौटाना पड़ेगा, लेकिन लौटाना पड़ेगा तब देखेंगे ना, तब तो मस्त यूज कर रहे। इन शॉर्ट में हर पॉइंट में तुमको है ना एक मजा की फीलिंग देना चाह रहा हूँ, कि ओनली इफ देर इज अ मजा देर कैन बी सजा। तो आर यू फीलिंग द मजा? ओके अब देखो ये टैक्सेबल है कि नहीं, डिपेंड्स। अगर कंपनी ने उसको कंप्यूटर दिया है या लैपटॉप, कुछ भी बोलो, तो देर इज अ मजा बट नो सजा। एग्जाम, क्योंकि बॉस का खुद का स्वार्थ है, बॉस जान पूछ के उसको लैपटॉप दे दिया है। एम्प्लॉय को जिस दिन लैपटॉप मिला था ना, खुशी के बड़े पागल था,
धीरे धीरे मालूम पड़ा बॉस उसको घर बैठे भी काम करवाता है। ये मैं तेरे को लैपटॉप दिया था ना, वो एक काम कर, जरा मेल वेल चेक कर लेना थोड़े बहुत। मतलब 10 बजे फोन करके बोल रहा रात को, तो इसमें कंपनी का खुद का स्वार्थ है। सी अपने को लग रहा है वाह तेरे को कंपनी की तरफ से लैपटॉप मिला, लैपटॉप अच्छी चीज है यार, लैपटॉप में भी आई मैक एप्पल, तो बट ठीक है, लेकिन उसमें स्वार्थ किसका है? कंपनी का। और इसमें अगर एम्प्लॉय को टैक्स मारने लगे ना तो एम्प्लॉय लोग बोमा बोम करेंगे। वो लोग क्या, हमको को लैपटॉप का शौक नहीं था, हमको नहीं चाहिए भाई, वो तो कंपनी को शौक है बड़ा, इसलिए ये एग्जेम्प्ट है। ये देखो एक चीज खत्म हुई, एग्जाम, चलो बाद में दिखा रहा हूँ। फिर कंप्यूटर के बाद में गाड़ी मिली, ये भी मूवेबल है ना। सोच कंपनी ने बोला ये BMW का चाबी है, आज से तेरा हो गया, बाद में दे देना वापस, हाँ, रखने को नहीं दिया है। सी रखने को दे देते, रखने को तो उसकी तो अलग ही थियरी आएगी, ये देख, वो ट्रांसफर वाली थियरी में आएगा। लेकिन गौर किया जाए, अभी मैं ट्रांसफर की देर यूज की बता रहा, इससे बार बार रिमाइंड कर रहा हूं कि अभी जैसे उसको गाड़ी भी दी है ना, तो यूज कर, बाद में ले लेंगे। लेकिन वो भी अच्छा है ना यार, सोच कंपनी ने मर्सिडीज दे दी है, घुमा रहा है तू दोस्तों को, तो ऐश है ना, तो इट्स अ बेनिफिट। लेकिन सुन, इसका टैक्सेबल एग्जाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, टू बी डिस्कस्ड सेपरेटली, बहुत बड़ी थियरी है, अलग से विस्तार में डिस्कशन होगा। जैसे इसका तो क्या फैसला कर दिया ना मैंने एग्जाम, गाड़ी का फैसला अभी नहीं करूंगा, डिटेल में बात होगा, मालूम है किधर? ये देख, अलग से आएगा। तो सी एक एक करके सब रूल आउट होते आ रहे हैं। कंप्यूटर तो एग्जाम हो गया, गाड़ी सर बाद में सिखाने वाले। अब दूसरी चीजों का कर दे, दूसरी चीज है एग्जाम्पल, वो वीडियो कैमरा था ना, बॉस बोलता जापान से मैं मस्त वीडियो कैमरा लाया हूँ, पूरा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये तेरे को चाहिए, रखने नहीं दूंगा, यूज कर, बाद में दे देना। अब बताओ क्या होगा? अब इसको एग्जाम करने ऐसा लग रहा है, वीडियो कैमरा वो यूज करने मिल गया, देर इज अ मजा, और इस पे देर इज सजा। सी जहां तक कंप्यूटर लैपटॉप, तो लोग बाग क्या बोलते हैं, बॉस का खुद का स्वार्थ है। अभी कैमरे में क्या स्वार्थ है? कैमरा यूज करने दिया, तेरे को खुशी ही मिल रही है, फोटो खींचे जा रहा है पूरे टाइम, तो मजा आ रहा है ना, तो इस पे सजा है। कितने अमाउंट पे टैक्स आएगा बताओ चलो। इमेजिन ये एक वीडियो कैमरा है, ये तुमको मैंने यूज करने दिया, तो तुम लोग स्टेटमेंट में वीडियो कैमरा की ड्राइंग करोगे, अमाउंट कॉलम में क्या लिखोगे? सी तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मेरे लिए इधर अमाउंट एक चैलेंज है। ये देखो मैंने स्टेटमेंट बना दिया, स्टेटमेंट मेरा, और इधर लिख दूंगा फ्री यूज ऑफ वीडियो कैमरा, खुशी का नाम लिख दिया। खुशी क्या थी? फ्री यूज ऑफ वीडियो कैमरा। अमाउंट बोल क्या आएगा इधर? वीडियो कैमरा की तू पूरी कॉस्ट लिख देगा, तो मतलब तू ये बता रहे तेरे को कैमरा रखने को दे दिया। तुम लोग समझ नहीं हो, रखने को थोड़ी दिया है। सी रखने को दे दिया तो बोले कितने का कैमरा, कितने का कैमरा, 4 लाख का है क्या? तो 4 लाख का मजा आ गया। लेकिन देखो रखने थोड़ी दिया है यार, वापरने का है। वापरने का मतलब यूज करने का है, बाद में रिटर्न कर देना। तो इधर डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, कैमरे के कॉस्ट का 10% डेप्रिसिएशन। ये देख, डेप्रिसिएशन का फिगर इधर आएगा, क्यों मैं बताऊंगा। लेकिन तुम लोग क्या लिखोगे आउटर कॉलम में? डेप्रिसिएशन। यू नो वाई? क्योंकि सी लुक, आज मैंने अपना कैमरा तुमको यूज करने दिया, तुमको मजा आ रहा है, लेकिन मुझे तकलीफ क्या हो रही है? मेरा कैमरा घिस रहा है, मस में घिस रहा है, कैसे यूज कर रहा होगा पता नहीं। मैंने दे तो दिया, लेकिन उसकी मस घिसाई हो रही है, और कैमरा घिसाई हो रहा है मतलब डेप्रिशिएट हो रहा है, और जो बॉस का नुकसान है वही तेरा फायदा है। एक बहुत कीमती सेंटेंस बोलो, सुनो, एम्प्लॉयर्स कॉस्ट is employees benefit and employees benefit will be taxable। बेनिफिट मतलब मजा, ये कन्विंस हुआ सेंटेंस है। जैसे सैलरी, सैलरी में तुमको कैसे इनकम की फीलिंग आती है, लेकिन बॉस के लिए तो खर्चा है ना। तो एक कहावत है, एम्प्लॉयर्स कॉस्ट इज एम्प्लॉयज बेनिफिट।
तो अगर कैमरे में तेरे को क्या बेनिफिट मिल रहा है तेरे को नहीं समझता ना, तो बॉस को बोल उसके दिल पे क्या बीत रही है। बॉस बोले मेरे कैमरे की घिसाई हो रही है, मैं जापान से एकदम ब्रांड न्यू पेटी पैक लाया था, ये तो घिसे जा रहा है। तो घिस रहा है मतलब मुझे मुझे दुख ही नहीं हो रहा कि मेरा कैमरा चला गया, वापस आ जाएगा, लेकिन सही हाल में आएगा कि बुरे हाल में। तो मेरा नुकसान है डेप्रिसिएशन, और जो बॉस का नुकसान है वही तेरा फायदा है। तो इधर डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। और परसेंटेज 10 फिक्स्ड है, 10% डेप्रिसिएशन का फिक्स्ड रूल है ऑन कॉस्ट। कैमरे का कॉस्ट दे देंगे, उसका 10% लिखना क्या है उसको स्टेटमेंट में, आउटर कॉलम। लेकिन सुनो इसमें थोड़ा वेरिएशन। बॉस ने बोले एक मस्त कैमरा ना, पूरा AI वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, तेरे को चाहिए क्या? देंगे, लेकिन ये मेरा भी नहीं, ये मेरा भी नहीं है, मैं भी भाड़े पे लिया हूं। अरे बॉस ने वो चीज भाड़े पे ली है, और भाड़े की चीज में बोला तेरे को चाहिए, तेरे को बहुत पसंद आया ना, चल तू यूज कर। मीन्स मैं अपना ओनरशिप वाला कैमरा यूज करने दिया कि हायर किया हुआ। अब बताओ इसमें मेरा क्या नुकसान हो रहा है? तुम तो मजे ले रहे हो रे, तुम तो बॉस का खुद का कैमरा मिला हो कि हायर्ड मिला हो, तू तो मजा ही ले रहा है। बॉस का क्या नुकसान है? अभी इधर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, कि बॉस क्या बोलेगा, मेरा भी नहीं है, भाड़े का घिस, जितना घिसना है घिस, ये डेप्रिशिएट हो रहा है वो मेरा गम नहीं है, लेकिन मुझे इस कैमरे का हायर चार्जेस देना पड़ रहा है, वो मेरा कॉस्ट है। और जो मेरी कॉस्ट है वो तेरा बेनिफिट है, और तेरा बेनिफिट है तो टैक्स भरना पड़ेगा। सी मुझे ऐसे क्यों बात करना है, क्योंकि जब मैं बच्चों को बोलूंगा ना डेप्रिसिएशन का अमाउंट आउटर कॉलम में लिखो, हायर चार्जेस का अमाउंट लिखो, तो बच्चे क्या सोचते वाले, सर ये इनकम का स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें डेप्रिसिएशन डाल दिया। सी डेप्रिसिएशन सुनते ही बच्चा क्या सोचता है, तो एक्सपेंडिचर है। अरे भाई वो बॉस के लिए ना यार, ऐसे तो सैलरी भी एक्सपेंडिचर है, लेकिन बॉस के लिए तू तो इनकम की तरह दिखाता है ना, तो इधर डेप्रिसिएशन दिखाना है। और अगर हायर्ड आइटम है तो हायर चार्जेस। ये देख पूरी थियरी कैसे समाप्त हुई है, देखो ये कीमती डायलॉग था, डब्बे में डाला है, क्या लिखा है पढ़ो। एम्प्लॉयर की जो कॉस्ट है वो एम्प्लॉय का बेनिफिट है, यानी कि वो एम्प्लॉय के लिए मजा है, और जो एम्प्लॉय का मजा है उसी में सजा है। लिखा ना, एम्प्लॉयर्स कॉस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट इज टैक्सेबल। इसका क्या था, फुल्ली एग्जाम। गाड़ी का क्या बोला है, टू बी डिस्कस सेपरेटली। मैं अभी अदर एसेट्स का पढ़ा था। सी पढ़ाने के लिए मैंने कैमरे का एग्जाम्पल लिया था, बाकी अदर एसेट में कुछ भी हो सकता है। जैसे तुमको माइक्रोवेव दे दिया घर पे, है ना, वॉशिंग मशीन दे दी, फ्रिज रख ले चल, लेकिन ये सब है ना, है रिपीट यूज करने दिया है, बॉस वापस ले लेगा। तो बॉस को ये चीज, ये गम नहीं कि मेरा चला गया, चला नहीं गया, मेरा घिस रहा है वो, तो डेप्रिसिएशन आएगा। ये क्या लिखा है, एक सेकंड, वो एम्प्लॉयर का ओनरशिप वाला एसेट होगा, तो उसके घिसाई का उसको गम है, डिप्रिसिएशन। और अगर हायर्ड है तो हायर चार्जेस। ओके, ये ट्राई करो, समझाए तो तुम ही ढूंढ के बताओ ना। ये दिखाऊं, ये सेल मतलब यूज करने दिया कि ट्रांसफर कर दिया, वो मैंने सिखाया नहीं है। मैं भी ट्रांसफर की थियरी पढ़ रहा हूँ कि यूज, तो सही चीज, हाँ ये देखिए आया ना अपना फ्री यूज ऑफ म्यूजिक सिस्टम। बॉस ने बोला तो गाने सुनने का बहुत शौक है, ये ले मस्त म्यूजिक सिस्टम है, मस्त यूज कर फ्री में। ऐसे नहीं, जैसा अपना चार्ट वैसी अपनी सोच, तो अपना चार्ट के हिसाब से म्यूजिक सिस्टम ढूंढो, यहाँ है कि अदर एसेट। सी भले सिंपल है, लेकिन एक सही तरीके से करोगे कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो ये अदर एसेट है। फिर बोलना इसमें सर ने क्या बताया था, डेप्रिसिएशन। आधे लोग तो बोले क्या डाउट पूछते हैं, सर डेप्रिसिएशन तो दिया ही नहीं इधर, 60,000 दिया, 60,000 डाल दो। अरे 60,000 तो कॉस्ट है, कॉस्ट मत लिख देना। बॉस को ये दुख नहीं कि मेरा म्यूजिक सिस्टम चला गया, अरे आ जाएगा वापस, लेकिन यूज्ड कंडीशन में आएगा, तो उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। निकाल इस पे 10%, तुम लोग ने रटा के नहीं, रटो 10%, 10%, 10% ऑन कॉस्ट, इतना
6,000, तो स्टेटमेंट में आउटर कॉलम में 6,000 आ जाएगा। ये ट्राई कर, चल हिम्मत है तो। ये भी देखो यूज की थियरी है और उसमें लैपटॉप है, तो ले अपने चार्ट में ये वाला हो गया, तो फुल्ली एग्जाम। लेकिन क्वेश्चन में तो अमाउंट दिया है, वो तो देगा ही ना यार। अपनी समझदारी क्या डैश कर देंगे, कैसे लिखेंगे, फ्री यूज ऑफ लैपटॉप अमाउंट कॉलम डैश ब्रैकेट में एग्जाम। ये मैं सिखाया नहीं। इधर देखो कार यूज करने मिला है, कार की थियरी डिस्कशन अलग से होता है। तो सी मैंने तुमको यूज की थियरी पढ़ाई, लेकिन यूज में भी मूवेबल चीज के इमूवेबल, इमूवेबल तो घर होता है, वो थियरी बाकी है। और वो भी यूज की थियरी, ट्रांसफर की थियरी भी बाकी है। और मूवेबल में गाड़ी है, उसका भी थियरी बाकी है। तो ये देखो जो जो बाकी है इधर दिख ही रहा है, इसे मैं हाईलाइट कर दो, तो ये हो चुका है अपना। तो अपना क्या बचा बताओ? कार, हाउस और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट की थियरी समाप्त हो जाएगी। और ये तीनों है ना अच्छी बड़ी बड़ी थियरी तीनों। मैंने क्या सोचा छोटी छोटी सी सब खत्म कर देता हूँ, बोलने में छोटा जो, लेकिन देर इज स्मॉल स्मॉल रिमेम्बरिंग। परंपरा के अनुसार होमवर्क देना पड़ता है, हर लेक्चर में रिवाज है। कौन सा सम करोगे आने में? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 होमवर्क है। एक तो क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 एक सेकंड में देख रहा हूँ ना। टेन भी कर देना, ये दोनों का डिस्कशन करूंगा। ओके बस, रिवाइज एंड कम, प्लीज रिवाइज एंड कम, प्लीज कम ऑन टाइम।